गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारा डे 2 है, मींस क्लास 2 है। प्रीवियस क्लास में हमने कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन का पार्ट डिस्कस किया था। इसमें से कुछ पार्ट बचा हुआ है जिसको आज की क्लास में कवर करेंगे। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ फंडामेंटल टॉपिक्स हैं, उनको भी डिस्कस करना बहुत जरूरी है। इसी वजह से स्टार्टिंग के जो कुछ क्लासेस हैं उसमें हम फंडामेंटल टॉपिक डिस्कस करेंगे। यस, आप सब प्लीज जल्दी से क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। आज क्लास थोड़ी सी लेट हो रही, कुछ टेक्निकल इश्यूज थे जिसको रिजॉल्व करने के बाद आज हमें लगा कि क्लास हमें स्टूडियो से ही करनी चाहिए। तो फाइनली आज से आपकी जो क्लासेस हैं वो स्टूडियो से मिलेंगी, और कुछ ऐसी क्लासेस होंगे जिसमें हमें प्रैक्टिकली चीजें इंप्लीमेंट करके दिखानी होंगी। अगर वो स्टूडियो से करना पॉसिबल नहीं होगा, देन हम उसे डायरेक्ट स्क्रीन शेयर करके ही पढ़ाएंगे। क्योंकि देखिए, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जिनको आप जस्ट डिजिटल बोर्ड पे अगर आप देखेंगे तो क्लियर आपको समझ में नहीं आएगा। तो उसको अलग से हम स्क्रीन शेयर करके पढ़ाएंगे। यस, वेरी गुड इवनिंग, वेलकम वेलकम यू ऑल। चलिए शुरुआत करते हैं डे 2 की, और देखते हैं आज की क्लास का सबसे पहला टॉपिक क्या है। तो जो प्रीवियस क्लास में हम कुछ बेसिक टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, उन्हीं टॉपिक्स को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्योंकि आपका जो फर्स्ट पेपर होगा इसमें 50 एमसीक्यू आएंगे, और कहीं ना कहीं इन टॉपिक से बेस्ड कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और आप में से जिन लोगों की क्वेरीज होंगी, प्लीज एक राइज हैंड ऑप्शन रहता है, उसको आप यूज करके डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज को डिस्कस कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सीपीयू प्रीवियस क्लास मींस फर्स्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, और आज भी थोड़ा सा इसको डिटेल में जानेंगे कि सीपीयू क्या होता है। जैसे व्हाट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है। तो प्रीवियस क्लास में मैंने इसके बारे में बताया था कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बेसिकली जो होता है, वो आपके जो मेन कंप्यूटर है, कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है एक तरीके से। और कई बार जो एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें से कुछ ऑप्शन दिया होता है कि इनमें से क्या है। तो देखिए, सीपीयू को हम ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, प्लस इसको हार्ट के नाम से भी जानते हैं। तो कई बार एमसीक्यू में हार्ट लिखा होता है या फिर ब्रेन लिखा होता है, वो सीपीयू ही होता है। सीपीयू हमारे सिस्टम का मेन या कोर कंपोनेंट है, जो हमारे सिस्टम को पूरी तरह से चलाता है या कंट्रोल करता है। ओके। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मीन सीपीयू क्या है, ब्रेन है, या फिर इसको हम हार्ट के नाम से भी जानते हैं। प्रीवियस क्लास में भी हमने बताया था इसके बारे में, थोड़ी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन डिस्कस की थी। इसके मेन जो कंपोनेंट्स होते हैं, मींस इसके मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं। एक तो होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसको भी कल हमने डिटेल में डिस्कस किया था, और दूसरा होता है सीयू। बट इसके बारे में कुछ और डिटेल इंफॉर्मेशन आज की क्लास में डिस्कस करेंगे कि एएलयू बेसिकली क्या है, और सीयू का क्या रोल होता है हमारे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, क्योंकि ये हमारे सीपीयू के कोर कंपोनेंट होते हैं। जैसे सीपीयू हमारे कंप्यूटर सिस्टम का कोर कंपोनेंट है, वैसे यहाँ पे एएलयू और सीयू भी हमारे सीपीयू के कोर कंपोनेंट्स में से एक है। चलिए, तो यहाँ पे आप इस तरीके का बॉक्स देखते हैं जिसको बोलते हैं सीपीयू। कल मैंने बताया था कि एक्चुअल में ये जो डब्बा आपको दिखता है, इसको किस नाम से जानते हैं, कैबिनेट के नाम से जानते हैं। ये जो सीपीयू होता है, इसके अंदर एक मदरबोर्ड लगा रहता है जिसको हम मेन सर्किट बोर्ड के नाम से जानते हैं। जो मेमोरी है या फिर जितने भी एडिशनल कार्ड्स होते हैं, या हमारा जो प्रोसेसर होता है, वो किससे कनेक्टेड होता है, मदरबोर्ड से। तो मदरबोर्ड यहाँ पे आपको ग्रीन कलर का छोटा सा दिख रहा होगा, ये मदरबोर्ड होता है जो कि सीपीयू के अंदर आपको मिलेगा। और यहीं पर कुछ और भी कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि ऑप्टिकल ड्राइव। ऑप्टिकल ड्राइव हम उन ड्राइव्स को कहते हैं जिसमें डेटा एक तरह से लेजर बीम का इस्तेमाल करके राइट या रीड किया जाता है, जैसे कि सीडी या फिर डीवीडी। ये क्या है, एक और आता है बीडी बोलते हैं इसको, ब्लू रे डिस्क। ये तीनों क्या है, ऑप्टिकल ड्राइव्स हैं। तो यहाँ पे ऑप्टिकल ड्राइव का भी एक ऑप्शन रहता है, कुछ सिस्टम में आपको मिल जाएगा, हालांकि धीरे धीरे आउटडेटेड हो रहा है उसका ऑप्शन, कंपनियां देना बंद कर रही हैं। तो ऑप्टिकल ड्राइव यहाँ पे रहता है जिसमें आप अपना सीडी या डीवीडी डाल के डेटा रीड या राइट कर सकते हैं। दूसरा इसमें हार्ड ड्राइव होता है जिसमें हम डेटा अपना स्टोर करते हैं, और हार्ड ड्राइव में वो डेटा स्टोर किया जाता है जिसको फ्यूचर में हमें इस्तेमाल करना है। जैसे आज आपने कोई एक फाइल बनाई और उसको फाइनली आपको कल या फिर आने वाले दिनों में यूज करना है, तो उस डेटा को हम कहाँ पे सेव करते हैं, हार्ड ड्राइव में। हार्ड ड्राइव भी दो तरह के होते हैं, आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक होता है एचडीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव इसको बोलते हैं, और दूसरा होता है एसएसडी, जो कि इस समय तेजी से इसका चलन बढ़ रहा है, क्योंकि इसकी स्पीड एज कम्पेयर टू हार्ड ड्राइव बहुत ज्यादा होती है। इसको बोलते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये चिप के फॉर्म में होता है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह का रोटेशन नहीं है, किसी भी तरीके का मोशन नहीं होता है। इसी वजह से ये मेमोरी हमारी जो होती है वो हार्ड ड्राइव मींस एचडीडी की तुलना में काफी तेज है, और इसी वजह से आज के डेट में इस टेक्नोलॉजी का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है हमारे सिस्टम में।
यहाँ पे आपका हार्ड ड्राइव लगा होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक्सटेंशन स्लॉट दिया गया। जो सीपीयू होता है उसके पीछे आपने देखा होगा कुछ छोटे छोटे बॉक्स बने रहते हैं, इस टाइप के छोटे छोटे बॉक्स बने रहते हैं। आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि इसका बेसिकली यूज क्या होता है। देखिए एक्सपेंशन स्लॉट वो स्लॉट्स होते हैं जहां पे हम कुछ एडिशनल कंपोनेंट कनेक्ट करते हैं, जैसे कि आपका लैन कार्ड हो गया, या फिर आपका साउंड कार्ड हो गया, या फिर ग्राफिक्स कार्ड की अगर जरूरत है तो हम एक्सपेंशन स्लॉट में उनको कनेक्ट कर सकते हैं, बाद में कभी भी लगा सकते हैं। यहाँ पे कनेक्टर्स होते हैं, कनेक्टर्स में जैसे आपके यूएसबी पोर्ट हो गए, या फिर आपका PS2 पोर्ट हो गया, या फिर आपका लैन पोर्ट हो गया। तो ये सारे कनेक्टर्स यहाँ पे सीपीयू में दिए रहते हैं जिनसे आप एडिशनल पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। दूसरा यहाँ पे पावर सप्लाई, जिसको बोलते हैं SMPS। SMPS होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। क्या होता है? स्विच मोड पावर सप्लाई। ये यहाँ पे एक बॉक्स रहता है जिसको हम SMPS के नाम से जानते हैं। और इस बेसिकली पावर सप्लाई यूनिट का काम क्या होता है, इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट्स का इस्तेमाल होता है, इसमें कनेक्टेड रहते हैं, और उन सभी की पावर कंजम्पशन कैपेसिटी अलग अलग होती है। हो सकता है किसी को 12 वोल्ट का करंट चाहिए, किसी को 8 वोल्ट का करंट चाहिए, किसी को 5 वोल्ट का करंट चाहिए। तो ये सारे अलग अलग स्लॉट यहाँ पे प्रोवाइड करता है। अलग अलग तरह के कनेक्टर्स रहते हैं जिनको यूज करके हम अलग अलग यूनिट्स में पावर सप्लाई देते हैं। जैसे कि आपको हार्ड ड्राइव को भी पावर चाहिए, आपके ऑप्टिकल ड्राइव को भी पावर चाहिए, इवन अगर आप इसमें अलग से ग्राफिक्स कार्ड लगाते हैं तो उसमें भी आपको पावर सप्लाई देनी होती है। तो उसके लिए यहाँ पे SMPS लगा होता है, जो कि जितने भी कंपोनेंट्स हैं जहां भी पावर सप्लाई चाहिए, इसके माध्यम से उसमें पावर सप्लाई देते हैं। तो ये हो गया पूरा एक हार्डवेयर कंपोनेंट जिसको हम सीपीयू के नाम से जानते हैं। और इसके इंटरनल जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको हमने बता दिया कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। थोड़ा सा और कुछ इसको डिटेल में जानेंगे। ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इस टाइप का कुछ मदरबोर्ड आता है। अब देखिए अलग अलग ब्रांड के मदरबोर्ड आते हैं, अलग अलग जनरेशन के मदरबोर्ड आते हैं, तो उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट होता है। जस्ट एक सिंबल पर्पज से हमने यहाँ पे एक इमेज यूज की है। और यहाँ पे ये जो चिप दिख रही है आपको, ये जो चिप है इसको हम सीपीयू बोलते हैं, मींस प्रोसेसर होता है, जो कि कुछ इस टाइप का दिखता है। और ये जो आपको ग्रीन कलर का एक बोर्ड दिख रहा है इसको हम मदरबोर्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो प्रोसेसर है वो कुछ इस टाइप की चिप आती है। अगर पूछ लिया जाए कि कौन कौन सी कंपनियां हैं प्रोसेसर डिजाइन करती हैं, तो एक कंपनी है AMD, जो कि प्रोसेसर डिजाइन करती है। दूसरा होता है इंटेल, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो इंटेल और AMD दो ऐसी कंपनियां हैं जो कंप्यूटर के लिए प्रोसेसर डिजाइन करते हैं। और इन दोनों के प्रोसेसर काफी पॉपुलर हैं। इनमें से अगर रैंकिंग की जाए तो इंटेल रैंकिंग 1 में आएगा और AMD रैंकिंग 2 में आएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रोसेसर किसके इस्तेमाल किए जाते हैं, इंटेल के इस्तेमाल किए जाते हैं। और इंटेल का इस समय जो सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर है इसको हम i9 नाम से जानते हैं। ये 13th जनरेशन का प्रोसेसर है इस समय। और इसका जो स्पीड होता है 13,800 के आसपास का कुछ गीगाहर्ट्ज का, इस ये 6 गीगाहर्ट्ज का स्पीड देता है। इस समय जो इंटेल का सबसे लेटेस्ट और सबसे फास्टेस्ट प्रोसेसर है उसकी स्पीड क्या है, 6.0 गीगाहर्ट्ज। मींस प्रोसेसर की स्पीड किसमें मेजर की जाती है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो प्रोसेसर की स्पीड गीगाहर्ट्ज में मेजर करते हैं। किसमें? गीगाहर्ट्ज में। और जो बहुत ही लोअर कॉन्फ़िगरेशन के प्रोसेसर्स होते हैं उनकी स्पीड को हर्ट्ज में भी मेजर किया जाता है। मींस अगर हम प्रोसेसर की स्पीड की बात करें तो इसको हर्ट्ज या फिर गीगाहर्ट्ज में मेजर करते हैं। ठीक है। तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर समझ में आ चुका होगा। अब कुछ और बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं, जैसे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। प्रीवियस क्लास में हमने बताया था कि ये कई अलग अलग तरह के काम करता है, जैसे कि जो अर्थमेटिक कैलकुलेशंस होते हैं, जैसे कि एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया। इस टाइप के जितने भी अर्थमेटिक कैलकुलेशंस होते हैं ALU के माध्यम से किए जाते हैं। प्लस इसका जो लॉजिक यूनिट होता है, लॉजिक यूनिट प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था ये लॉजिकल ऑपरेशंस करता है। जैसे एंड हो गया, और हो गया, नोट हो गया, एक्सॉर है, नॉर है, या फिर नैंड की बात करें, ये सब लॉजिकल गेट्स हैं। अब ये काम कैसे करते होंगे इस पे थोड़ा सा बेसिक सा देख लेते हैं, क्योंकि ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। एंड मान लीजिए आपके पास एक कंडीशन है A ग्रेटर देन B। एक कंडीशन ये हो गई, एक वेरिएबल है जिसमें हमने 5 असाइन कर रखा है, B एक वेरिएबल है जिसमें 6 असाइन कर रखा है, और C एक वेरिएबल है जिसमें 8 असाइन किया गया।
अगर आप कंप्यूटर से ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि कंप्यूटर हमें ये बता दे कि इनमें से सबसे बड़ा कौन सा वैल्यू है, मींस ए बड़ा है, बी बड़ा है या फिर सी बड़ा है, तो यहाँ पे किसका यूज किया जाएगा, लॉजिकल ऑपरेटर्स का। मींस अगर हम यहाँ पे लिखते हैं ए ग्रेटर देन बी और यहाँ पे लिखा एंड ए ग्रेटर देन सी, तो अब देखिए यहाँ पे एंड लॉजिकल ऑपरेटर कैसे काम करता है, इसकी एक ट्रूथ टेबल होती है। जैसे हमने 0 0 इनपुट दिया, 0 1, यहाँ पे 0 0 0 1 1 0 और 1 1। वैसे कंप्यूटर की भाषा में 0 का मतलब होता है फॉल्स और 1 का मतलब होता है ट्रू। तो अगर हम इसमें एंड अप्लाई कर देंगे, एंड होता है ए डॉट बी, ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे, अदरवाइज जितने भी यहाँ पे लॉजिक गेट होते हैं उन सभी की एक प्री डिफाइंड ट्रूथ टेबल होती है। तो अगर देखिए यहाँ पे 0 0 होगा तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, 0। 0 1 होगा तो उस केस में 1 आएगा, 1 0 होगा तो 1 आएगा, सॉरी यहाँ पे 0 आएगा और यहाँ पे भी 0 आएगा, 1 1 होगा तो 1 आएगा। वैसे एंड की डेफिनेशन क्या होती है, एंड इफ बोथ कंडीशंस आर ट्रू, मींस जब दोनों कंडीशन हमारी ट्रू होंगी, जैसे यहाँ पे देखिए 1 है और यहाँ पे 1 है, तो उस केस में क्या आ रहा है 1, अदरवाइज हमेशा ये क्या देगा 0। मींस अगर ये कंडीशन ट्रू होती है और ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमें क्या मिलेगा, एज ग्रेटर, मींस इसने चेक कर लिया अगर ए बी से बड़ा है और ए सी से बड़ा है तो उस केस में क्या होगा, ए ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। तो इस तरह के जो टास्क होते हैं उसको करने के लिए किसका यूज किया जाता है या कौन इसको सॉल्व करता है, लॉजिकल यूनिट। जो हमारे कंप्यूटर का लॉजिकल यूनिट है वो ये सारी चीजें चेक करता है, कंपेयर करता है। नेक्स्ट पार्ट आता है इसका कंट्रोल यूनिट। कल भी हमने इसका थोड़ा सा बेसिक ओवरव्यू डिस्कस किया था। कंट्रोल यूनिट के बेसिकली जो मेन मेन फंक्शंस होते हैं वो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चंस बन सकते हैं। हमने नोट्स में हिंदी और इंग्लिश दोनों तरह से नोट्स देने की कोशिश की है, और डे बाय डे जैसे आपकी क्लासेस होती जाएंगी हम नोट्स को प्रोवाइड करते रहेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो सीयू होता है जिसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट, सीयू क्या है, कंट्रोल यूनिट है। अब इस कंट्रोल यूनिट के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, सबसे पहले ये इंस्ट्रक्शंस को फेच करेगा। इंस्ट्रक्शंस कहाँ पे होंगे, मेमोरी में, मींस आपका जो रैम हो गया उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस स्टोर किए गए हैं। इनको क्या करेगा, फेच करेगा, इंस्ट्रक्शंस को फेच करता है। इंस्ट्रक्शन एक तरीके से वो कंप्यूटर को ये बताता है कि आपको क्या करना है, कौन सा टास्क करना है, कौन सा ऑपरेशन एग्जीक्यूट करना है। उसके लिए ढेर सारे इंस्ट्रक्शंस बने होते हैं जिनको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के माध्यम से कंप्यूटर को गाइड करते हैं। अब सीयू क्या करेगा, उन इंस्ट्रक्शंस को फेच करेगा, मेमोरी से रीड करेगा, उसके बाद उसको डिकोड करता है। डिकोड मींस उसको 0 1 के फॉर्म में डिकोड कर लेगा, किसका मतलब क्या, इसका मीनिंग क्या है। इसके बाद उन इंस्ट्रक्शंस को क्या किया जाएगा, एग्जीक्यूट किया जाएगा। एग्जीक्यूट करने के बाद इसमें डेटा मूवमेंट भी होगा। जैसे मान लीजिए आपने लिखा C इक्वल 8 प्लस 9 डिवाइड बाई 4, तो अब देखिए यहाँ पे बॉड मॉस का रूल काम करता है। पहले क्या होगा, डिवीजन होगा, डिवीजन से जो हमारा रिजल्ट आता है वो क्या होगा, इसके साथ में एडिशन होगा। मींस एक यहाँ पे इंटरमीडिएट रिजल्ट जनरेट हो रहा है और इस रिजल्ट को हम इसके साथ में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे डेटा मोमेंट्स जो रजिस्टर्स होते हैं हमारे सीपीयू के अंदर, इनके बीच में जो डेटा मोमेंट्स का काम होता है वो किसके थ्रू किया जाता है, सीयू के माध्यम से होता है, मीन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सॉरी कंट्रोल यूनिट के माध्यम से होता है। अगला देखिए कंट्रोल सिग्नल्स। जो सिग्नल्स होते हैं जैसे कि कौन से डिवाइस से कौन सा इनपुट रीड करना है या फिर कहां पे हमें आउटपुट भेजना है, ये सारी चीजें, इस तरह की जो सिग्नल्स होते हैं उनको भी कंट्रोल करने का काम कौन करता है, सीयू। तो अगर हम यहाँ पे मोटे तौर पे देखें तो इंस्ट्रक्शन को फेच करना, इंस्ट्रक्शंस को डिकोड करना, एग्जीक्यूट करना और डेटा का मूवमेंट्स प्लस सिग्नल कंट्रोलिंग का काम किसके माध्यम से होता है, सीयू के माध्यम से होता है। तो अब ये सारी चीजें आपको डिटेल में पता होनी चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे बहुत डीप लेवल से पूछा जाएगा। ऐसा नहीं कि बहुत ओवरव्यू से अगर आपने पढ़ा हुआ है वहीं से क्वेश्चन आ जाएगा। अगला पार्ट है यहाँ पे मेमोरी। अब मेमोरी कल भी हमने डिस्कस किया था बट आज हम इसको डिटेल में देखेंगे। आप में से जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज एक बार पूछ सकते हैं और चैट सेक्शन में बताइए आप अभी तक आपको क्लास समझ में आ रहा है, प्रॉपर तरीके से चीजें क्लियर समझ में आ रही, किसी भी तरह का कोई वॉइस या कोई अदर डिस्टरबेंस तो नहीं है। देखिए M1 का सिलेबस बिल्कुल डिफरेंट है, M1 का पूरा सिलेबस इसमें नहीं होगा।
M1 का सिर्फ चैप्टर 1 इसे मैच कर सकता है, बाकी कोई भी चैप्टर इससे रिलेटेड नहीं है। अब देखिए M1 का जो टोटल, अगर हम पूरे सिलेबस की बात करें तो M1 का सिर्फ आपका जो चैप्टर 1 है और 2, ये दो चैप्टर आपके थोड़े से काम के हो सकते हैं, बाकी कोई यूनिट या कोई भी चैप्टर आपके सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि M1 में क्या है, लिब्रे ऑफिस दिया गया है और लिब्रे ऑफिस आपके सिलेबस में नहीं, आपको MS ऑफिस पढ़ना है। प्लस अगर हम बात करें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो M1 में बहुत बेसिक लेवल का विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है, जबकि हम यहाँ पे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत डीप लेवल पे आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, मेमोरी की बात करें तो मेमोरी हमारे सिस्टम का वो यूनिट होता है जो डेटा को स्टोर करके रखता है। मेमोरी दो तरह की हैं, जैसे कि प्राइमरी और सेकेंडरी। तो ये मेमोरी को हम इस्तेमाल करते हैं प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए, या रिजल्ट को स्टोर करने के लिए, या किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हम मेमोरी यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। अब मेमोरी यूनिट जो होता है हमारा, चाहे वो रैम हो, जो रैम होता है, या फिर रोम होता है, या हमारा हार्ड डिस्क हो गया HDD, या SSD हो गया, ये सभी जो डेटा होते हैं वो 0 1 के फॉर्म में स्टोर करते हैं। आपने जैसे कोई इमेज अपने सिस्टम में स्टोर की, तो ऐसा नहीं कि वो इमेज के फॉर्म में जाके आपके हार्ड डिस्क में स्टोर होगा, ये इमेज कन्वर्ट हो जाती है किस फॉर्म में, 0 1 के फॉर्म में। इस तरह की इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होने के बाद मेमोरी में स्टोर होती है। तो किसी भी टाइप की जो भी इंफॉर्मेशन आप अपने सिस्टम में स्टोर करते हैं किसी भी मेमोरी यूनिट में, इनमें से कोई भी मेमोरी हो सकती है, जो इंफॉर्मेशन होगी वो जीरोज और वंस के फॉर्म में स्टोर होती है। किस तरह से, जीरोज और वंस के फॉर्म में। नेक्स्ट देखिए, टाइप ऑफ मेमोरीज। टाइप्स ऑफ मेमोरी मींस आपके सिस्टम में इस्तेमाल होने वाली मेमोरीज कितने टाइप्स के होते हैं। एक चार्ट के माध्यम से समझिए, इससे आपको जल्दी याद भी हो जाएगा और चीजें प्रॉपर समझ में आ जाएंगी। देखिए, जो हमारा मेमोरी यूनिट होता है उसको कई अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आता है प्राइमरी मेमोरी, जो डायरेक्टली हमारे सीपीयू से कनेक्टेड होता है। प्राइमरी मेमोरी सीपीयू के सबसे पास की मेमोरी मानी जाती है। इसके बाद अब प्राइमरी मेमोरी को भी अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया गया है, जैसे कि रोम, रैम, और फिर इनके भी सब क्लासिफिकेशंस होते हैं। जैसे रैम के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है एस रैम और दूसरा होता है डी रैम। इनको डीपली समझना है कि इनका बेसिकली यूज क्या है, क्योंकि एस रैम का मतलब क्या होता है, स्टैटिक रैम, और डी रैम का मतलब होता है डायनेमिक रैम। इन दोनों के यूजेस आगे हम डिटेल में देखेंगे। इसके बाद अगर हम रोम की बात करें, ये होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी के भी कई सारे टाइप होते हैं, पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम। अगर हम यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी की बात करें, तो ये एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है, इसको हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी, या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी, ये सभी सेकेंडरी मेमोरी के नाम हैं। इनके भी कई सारे टाइप्स होते हैं, जैसे फ्लॉपी डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, ऑप्टिकल डिस्क है जिसमें CD, DVD, या फिर एक होता है BD, ब्लू रे डिस्क, ये सब इसी में आते हैं। मैग्नेटिक टेप, हालांकि इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है, और कुछ इंडस्ट्रीज में अभी इसका टेप का, मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल हो रहा है एट प्रेजेंट। जैसे कि बीएसएनएल में जो कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह होती है, जो डेटा होता है, उसको अभी भी मैग्नेटिक टेप में स्टोर करके रखा जाता है। ठीक है, अब मेमोरी के दो टाइप्स तो आपने देख लिए, एक है प्राइमरी मेमोरी, दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। बट इन मेमोरीज को एक और कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, वोलाटाइल मेमोरी और नॉन वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल वो मेमोरी होती है जिसमें पावर ऑफ होने के बाद डेटा डिलीट हो जाता है, वो सिर्फ एक ही मेमोरी है, रैम। रैम क्या है, एक वोलाटाइल मेमोरी है। इसमें जैसे आप अपने सिस्टम का पावर ऑफ करते हैं, इसके अंदर स्टोर जितना भी डेटा होता है वो सब डिलीट हो जाता है। बाकी जितनी भी टाइप की मेमोरीज हैं वो सब क्या है, नॉन वोलाटाइल हैं, मींस पावर ऑफ होने के बाद भी डेटा इसमें स्टोर रहता है। आगे इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे। अभी जो हमारी स्टार्टिंग की दो क्लासेस, मींस जो कल की क्लास थी और आज की जो क्लास है, इसमें सिर्फ हम फंडामेंटल डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपके सिलेबस से रिलेटेड है। हालांकि सिलेबस में ऐसे टॉपिक मेंशन नहीं किए गए, बट आपका जो फर्स्ट पेपर होगा उसमें यहां से भी क्वेश्चंस आएंगे। ऐसा नहीं कि ये टॉपिक मेंशन नहीं तो इसके क्वेश्चंस नहीं होंगे, ये क्वेश्चंस भी आएंगे और इन टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी
जैसे कि मैंने बताया दो टाइप्स होते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी और दूसरा होता है रीड ओनली मेमोरी, जिसको रोम के नाम से जानते हैं। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? ये हमारी वोलाटाइल मेमोरी है और ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। वोलाटाइल पावर ऑफ होने के बाद डेटा डिलीट हो जाता है और नॉन वोलाटाइल में क्या होता है, डेटा स्टोर रहता है। बट इनके यूजेस क्या है? अब देखिए, रोम का इस्तेमाल हम अपने सिस्टम में कहां पे करते हैं, किस पर्पज से करते हैं, वो आप थोड़ा सा समझ लीजिए। आपको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सिस्टम में होता है जो कि आपके सिस्टम को चलाता है। मींस कोई भी सिस्टम होगा, जैसे कि आपका मोबाइल फोन, उसमें भी कहीं ना कहीं iOS या फिर एंड्रॉइड का इस्तेमाल करते हैं। आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप होगा, उसमें क्या होता है, विंडोज या फिर लाइनेक्स, उबंटू या इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। बट जब आपका सिस्टम ऑफ होता है, जब आप अपने सिस्टम को ऑन करते हैं, तो उस टाइम पे शुरुआती दौर में जब आपका सिस्टम स्टार्ट हो रहा होता है, उस टाइम पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चल रहा होता है। तो आपके सिस्टम को चलाने के लिए कुछ कुछ ना कुछ प्रोसेस ऐसा होना चाहिए जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट कर दे। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे स्टोर होता है, HDD में, या फिर ये SSD में रहता है, SSD के अंदर सॉलिड स्टेट ड्राइव में स्टोर रहता है या फिर हार्ड डिस्क ड्राइव में रहता है। तो जब आप अपने सिस्टम का पावर ऑन करते हैं, उस टाइम पे ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, बूट होके कहां पे जाएगी, इसकी फाइल्स कहां पे जाएंगी, रैम पे। क्योंकि वही डेटा प्रोसेस किया जाता है प्रोसेसर के द्वारा जो डेटा हमारा रैम पे होता है। तो यहां तक जब हमारा सिस्टम नहीं चल रहा है, तो उस टाइम पे सिस्टम को कौन गाइड करेगा कि कौन सा डेटा कहां से उठाना है और कौन से डेटा जिसको रैम पे लोड करना है, उस टाइम पे काम करता है रोम। रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। मींस इसको सिर्फ रीड किया जा सकता है। तो यहां से एक क्वेश्चन आता है, सिर्फ इसको रीड कर सकते हैं तो इसको कोई तो राइट करता होगा। मींस इसमें डेटा कोई ना कोई राइट करता होगा, तभी तो हम रीड कर सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल, इसमें राइट करने वाला कौन होता है, आपका मैन्युफैक्चरर। आप जिस ब्रांड का कंप्यूटर परचेज करते हैं, वो मैन्युफैक्चरर इसमें डेटा राइट करके देता है। और इसमें होता क्या है, बायोस होता है। क्या होता है, बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो कि हमेशा इसमें स्टोर्ड रहता है। इसको सिर्फ रीड कर सकता है कंप्यूटर, इसके डेटा को मॉडिफाई नहीं कर सकता है। इसी वजह से इसका नाम क्या रखा गया, रोम रखा गया, रीड ओनली मेमोरी। अब ये क्या करता है, जब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम रन नहीं कर रहा होता है, उस टाइम पे हमारे सिस्टम को बूट करने में हेल्प करता है। आगे जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे होंगे, तो उस टाइम पे डिटेल में हम बायोस के बारे में भी बताएंगे और इसकी वर्किंग के बारे में भी बताएंगे कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, ये हो गया रैम और रोम। अब इनके टाइप्स को भी देख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इनके यूजेस तो आपको समझ में आ गए। बट अब इसके जो टाइप्स होते हैं उसका क्या काम होता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी मैंने बता दिया है, ये हमारे सीपीयू की सबसे नियरेस्ट, सबसे पास की मेमोरी होती है। इसमें वो डेटा स्टोर किया जाता है जिसको इमीडिएट प्रोसेसर को चाहिए प्रोसेस करने के लिए। उस डेटा को हम कहां पे रखते हैं, रैम पे रखते हैं, रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर रखते हैं। इसके दो टाइप्स हैं, एक होता है एस रैम और दूसरा होता है डी रैम। तो सबसे पहले एस रैम के बारे में देख लेते हैं कि एस रैम का काम क्या है। एस रैम मीन्स स्टैटिक रैम। इसको बनाने के लिए फ्लिप फ्लॉप्स की रिक्वायरमेंट होती है। फ्लिप फ्लॉप, अगर आप कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट एक होता है सीओ, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो इस टाइप के ढेर सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिनको अलग अलग काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जो हमारा एस रैम होता है वो किससे मिलकर बना होता है, फ्लिप फ्लॉप से मिलके बना होता है। फ्लिप फ्लॉप हमारे मेमोरी का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, जिसके अंदर आप 0 या फिर 1 स्टोर कर सकते हैं। मींस इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है, मैक्सिमम 1 बिट, 1 बिट का डेटा आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। और 1 बिट में क्या स्टोर किया जा सकता है, या तो 0 आप स्टोर कर सकते हैं या फिर 1 स्टोर कर सकते हैं। तो जो हमारा स्टैटिक रैम होता है, ये किससे बना होता है, फ्लिप फ्लॉप से बना होता है। इसको बनाने के लिए फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, हमारे सिस्टम में एस रैम का इस्तेमाल कहां पे किया जाता है, किस पर्पज से करते हैं। रैम तो आपने सुना है कि रैम का सिस्टम इस्तेमाल होता है, बट इसके दो टाइप्स हैं और दोनों का अलग अलग यूज होता है और दोनों ही आपके सिस्टम में यूज होते हैं। किसी भी टाइप का जो सिस्टम है उसमें ही ये दोनों ही मेमोरी यूज होती हैं। अब देखो, एस रैम की बात करें, स्टैटिक रैम जो होती है, इन दोनों को अगर कंपेयर कर लें तो इनमें से सबसे फास्ट कौन होगी, एस रैम होती है।
और इन दोनों में सबसे स्पीड किसकी तेज है? एस रैम की तेज होती है, प्लस इसकी कॉस्ट भी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू डी रैम। जैसे कि आपका ये सीपीयू हो गया, ये क्या है? सीपीयू। और यहाँ पे रैम होता है, इस जगह पे रैम। इसके बीच भी एक मेमोरी होती है, इसके बीच एक मेमोरी होती है जिसको कैश मेमोरी के नाम से जानते हैं। कैश मेमोरी किससे बनी होती है? एस रैम से बनी होती है। एस रैम से जो मेमोरी बनती है उसको हम कैश मेमोरी के नाम से जानते हैं। इसकी स्पीड रैम से भी ज्यादा होती है। मीन्स अगर कोई डेटा सीपीयू को चाहिए, वो कहाँ पे सर्च करता है? कैश में सर्च करेगा। अगर डेटा कैश में नहीं है तो उस केस में कहां पे सर्च किया जाएगा? रैम के अंदर सर्च किया जाएगा। और अगर रैम में भी डेटा नहीं होता है तो कहां सर्च किया जाता है? एचडीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर। ये डेटा यहां से सर्च होगा, फिर वापस ये रैम पे जाएगा, और रैम से फिर कहां पे जाता है? कैश में जाता है। क्योंकि कैश एक ऐसी मेमोरी है जिसकी स्पीड रैम से ज्यादा होती है। मान लीजिए आपने एक प्रोसेसर लगाया जिसकी स्पीड है 4 गीगाहर्ट्ज। 4 गीगाहर्ट्ज का आपने प्रोसेसर लगा दिया, बट आपके सिस्टम में अगर कैश नहीं है, कैश नहीं है, और इसको डेटा कितना चाहिए? पर सेकंड या पर मिली सेकंड, मान लीजिए इसको 200 MB का डेटा चाहिए। 200 MB का डेटा चाहिए किसको? प्रोसेसर को, डेटा प्रोसेस करने के लिए। अगर आपका सिस्टम मीन्स जो भी आपने मेमोरी यूज किया है, वो मेमोरी इस स्पीड से इसको डेटा पास नहीं कर पा रहा है, तो आप कितना भी अच्छा प्रोसेसर लगाएंगे कोई फायदा नहीं। क्योंकि मान लीजिए एक ऐसा इंसान है जिसकी ईटिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, मान लीजिए वो 10 रोटियां खा सकता है, और आप उसको कितना दे रहे हैं? 2। तो क्या आप उसकी कैपेसिटी को पूरा यूटिलाइज कर पाएंगे? जी नहीं, धीरे धीरे वो दुबला हो जाएगा और काम भी करना बंद कर देगा। कुछ वैसे ही होता है, अगर आपने सीपीयू अच्छा लगा रखा है तो जाहिर सी बात है इसकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी ज्यादा है, और इसको डेटा की नीड ज्यादा होगी। पर मिली सेकेंड इसको बहुत ज्यादा अमाउंट में डेटा चाहिए होगा ताकि उसको प्रोसेस कर पाए। अदरवाइज वो क्या करेगा? डेटा के लिए वेट करता रहेगा। जब उसको डेटा मिलेगा फिर प्रोसेस करके दे देगा, फिर वेट करेगा। तो यहाँ पे कैश काम करता है। कैश क्या करेगा? कैश की स्पीड ज्यादा होती है रैम से, ये फटाफट इसको डेटा भेजता रहता है कि आप प्रोसेस करते रहो। तो ये काम होता है कैश का। आपके एग्जाम में यहां से क्या क्वेश्चन बनेगा? पूछा जा सकता है कि कैश मेमोरी का इस्तेमाल कहां पर होता है? तो कैश मेमोरी हमेशा सीपीयू और रैम के बीच में यूज होती है। और कैश मेमोरी बनाने के लिए किस प्रकार की रैम का इस्तेमाल होता है? एस रैम होता है, जिसको हम स्टैटिक रैम के नाम से जानते हैं। ठीक है। डायनेमिक रैम की बात करें, अब ये डायनेमिक रैम किससे बनता है आगे हम देखेंगे। डायनेमिक रैम बनाने के लिए हमारे पास दो कंपोनेंट इस्तेमाल होते हैं। एक तो होता है ट्रांजिस्टर, एक ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर का इस्तेमाल होता है इसमें। जैसे वहां पे फ्लिप फ्लॉप इस्तेमाल करते हैं एस रैम बनाने के लिए, यहाँ पे 1 ट्रांजिस्टर एंड 1 कैपेसिटर का इस्तेमाल होता है डी रैम बनाने के लिए। तो आमतौर पे जो आपकी चिप दिखती है, जो आपने शुरुआत में देखा, यहाँ पे जो रैम चिप होती है, ये वाली जो रैम चिप है, ये क्या है? ये डी रैम है, डी रैम है। और एक छोटा सा डिफरेंस होता है इन दोनों में। जैसे कि मैंने बताया था शुरुआत में कि एस रैम की स्पीड ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू डी रैम। इसके पीछे एक रीजन होता है। एस रैम का नाम के स्टैटिक रैम, मीन्स उसका जो डेटा रहता है वो कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए स्टैटिक रहता है, फिक्स रहता है, बदलता नहीं है। जबकि डायनेमिक रैम जो रैम होती है, इसका डेटा फ्रिक्वेंटली चेंज होता रहता है, बार बार चेंज होता रहता है। इसी वजह से इसकी स्पीड कम होती है, क्योंकि बार बार डेटा चेंज करने में अपनी कैपेसिटी लगा देता है। तो इसी वजह से इसकी स्पीड कम होती है। तो इस टाइप की जो रैम चिप आती है वो डी रैम से बनी होती है। किससे बनी होती है? डी रैम के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं जिनको यूज करके रैम चिप बनती है। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम में क्या डिफरेंस है। आप में से किसी का कोई भी क्वेश्चन है, प्लीज एक बार राइज हैंड करके आप अपनी क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? रोम। रोम भी एक प्रकार की मेमोरी है जो कि प्राइमरी मेमोरी की कैटेगरी में आता है। और ये जो आप यहाँ पे चिप देख रहे हैं, ये किसका है? रोम का, रीड ओनली मेमोरी का। और ये आपको कहाँ पे दिखेगा? जब आप मदरबोर्ड देखेंगे तो मदरबोर्ड में एक ऐसी चिप लगी रहती है
मदरबोर्ड में प्रोसेसर के आसपास एक ऐसी चिप लगी रहती है जिसके अंदर क्या होता है, बायोस स्टोर रहता है। बायोस स्टोर किया जाता है इसके अंदर, और ये कुछ आपको ऐसा दिखेगा। इस टाइप की जो चिप होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रोम बोलते हैं, जो कि एक तरह की रीड ओनली मेमोरी है, इसको सिर्फ रीड किया जा सकता है। और इसमें जो डेटा राइट करता है वो कौन है, मैन्युफैक्चरर जो इसको बनाता है वो उसी टाइम पे इसमें डेटा राइट कर देता है। तो सिस्टम सिर्फ इससे डेटा रीड कर सकता है, इसके डेटा को बदल या चेंज नहीं कर सकता है। अब रोम के भी कई सारे टाइप्स आ गए हैं, तो सबसे पहले देख लेते हैं पी रोम। पी रोम की क्या खास बात है, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया, इसमें डेटा सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि इसका नाम है रीड ओनली मेमोरी, बट ऐसा हर केस में नहीं होता है। जैसा कि यहाँ पे देखिए पी रोम लिखा है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये क्या है, रोम का एक टाइप होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका काम क्या होता है, जैसे कि हम लोग आईओटी का कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आईओटी का जब कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें कई बार हमें जो प्रोग्राम होता है उसको रोम में राइट करना पड़ता है। कहाँ पे, रोम के अंदर हम अपना प्रोग्राम राइट कर देते हैं। जैसे रोबोटिक्स का कोई मॉडल डिजाइन करते हैं तो उसकी प्रोग्रामिंग हमने सिस्टम पे कर ली, और फिर उसके बाद क्या होता है, रोम चिप आती है जो ब्लैंक रहती है, और उस रोम चिप में क्या क्या करते हैं, जो अपना प्रोग्राम जिसको हमने सिस्टम में डेवलप किया है उसको रोम चिप के अंदर स्टोर कर देते हैं, और फिर इस रोम चिप को अपने मेन सर्किट बोर्ड के साथ में कनेक्ट कर लेते हैं, जिससे हमारा रोबोट का कंट्रोलिंग सिस्टम काम करता है। ठीक है, तो वहां पे जो पी रोम होता है वो काम आता है। पी रोम एक ऐसा रोम का टाइप है जिसको एक बार राइट किया जा सकता है और मल्टीपल टाइम हम रीड कर सकते हैं। एक बार इसको राइट किया जा सकता है और मल्टीपल टाइम्स हम रीड कर देते हैं। अगर मान लीजिए हमने पी रोम का इस्तेमाल किया है और इसमें एक बार हमने डेटा राइट कर दिया, और राइटिंग में किसी भी तरह की कोई एरर आ जाती है, या फिर जो हमारा कोड है उसमें किसी तरह का कोई बग है, तो दोबारा हम इसकी एडिटिंग नहीं कर सकते हैं, इसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं। हमें दूसरी चिप फिर से मार्केट से परचेज करनी है, और फिर उसमें हम अपना दूसरा प्रोग्राम फिर से उसमें लिखेंगे। तो वन टाइम इसमें राइट अलाउड होता है, और मल्टीपल टाइम्स आप इसे रीड कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ईईपी रोम, इसको बोलते हैं एलिजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये एक ऐसा रोम होता है जिसको इरेज करके दोबारा भी इसमें डेटा लिखा जा सकता है, और इसको भी हम अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स को डिजाइन करने के लिए यूज करते हैं। बट ये हमारा जो सिस्टम में लगने वाला रोम होता है उससे बिल्कुल डिफरेंट है, ये अलग पर्पज होता है, इसका अलग यूज होता है। अगला है ईईपी रोम, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकली एलिजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये एक ऐसी मेमोरी होती है, एक ऐसा रोम का टाइप है जिसमें इलेक्ट्रिकल पावर अप्लाई करके इसके डेटा को इरेज किया जा सकता है, और दोबारा से इसमें डेटा हम फिर से राइट कर सकते हैं। तो ये दो ऐसे टाइप हैं जिसमें बार बार डेटा रीड एंड राइट किया जा सकता है, जबकि पी रोम एक ऐसा टाइप है जिसमें वन टाइम राइट और मल्टीपल टाइम रीड अलाउड होता है। आई होप यहां तक चीजें क्लियर होंगी। तो एक बार चैट सेक्शन में बताइए, क्लास आप सभी को प्रॉपर समझ में आ रही? प्लीज एक बार चैट सेक्शन में यस या नो कुछ भी टाइप करके बताइए। स्टार्टिंग की कुछ क्लासेस होंगे जो थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, इसके बाद जब हम प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट करेंगे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट, तो उस टाइम पे आपको बहुत सारा इंटरेस्टिंग कंटेंट आपको मिलने वाला है। देखिए कंप्यूटर के लिए स्पेसिफिक एपीएस की कोई भी बुक आपको हो सकता है कोई नया राइटर अभी आपको लिख के दे दे, बट इसका स्पेसिफिक सिलेबस आपको कहीं भी किसी बुक में नहीं मिलेगा जो मार्केट में पहले से अवेलेबल है। अगर हो सकता है किसी पब्लिशर ने हाल ही में इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग कंटेंट को चेंज करके एक नई बुक पब्लिश कर दी हो, तो उसके बारे में भी जानकारी नहीं है। बट अभी जितना हम कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, जो चीजें पढ़ा रहे हैं, उतना काफी होगा या मोर देन सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए सेकेंडरी मेमोरी पे आ जाते हैं। सेकेंडरी मेमोरी का इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं, जब हमें कोई ऐसा डेटा जिसको फ्यूचर में इस्तेमाल करना है। जैसे आज आपने एक सीवी बना ली, और आपको पता है ये सीवी हम कई जगह भेजने वाले हैं, बार बार हम यूज करने वाले हैं। या फिर आपने जैसे मोबाइल फोन से कुछ पिक्चर्स कैप्चर की, आपको पता है कि हमारी एक मेमोरी है जिसको हम लॉन्ग टाइम तक रखना चाहेंगे, अपने सिस्टम पे स्टोर करके रखना चाहेंगे।
तो उस केस में हम सेकेंडरी स्टोरेज का इस्तेमाल करेंगे। सेकेंडरी स्टोरेज के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये चिप के फॉर्म में आता है, जैसे कि आपका पेन ड्राइव है, सेम उसी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया गया और उससे एसएसडी बनाया गया। जो हमारा एचडीडी होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव, इसमें काफी सारी प्लेट्स होती हैं, ऐसी प्लेट्स होती हैं, और इसमें एक रोटर लगा रहता है, एक मोटर लगा रहता है, इन डिस्क को रोटेट करता है। जैसे मान लीजिए आपके पास ढेर सारी सीडी हैं, उसको आपने एक साथ पैकेट बना के किसी एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया है, कुछ ऐसा होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। और इसमें हर एक लेयर पे एक रीड एंड राइट हेड होता है, मींस जो हमारी एक सिंगल डिस्क है, इसके ऊपरी सरफेस पे एक हेड होता है, और एक निचली वाली लेयर पे, निचली लेयर जो हमारी होती है उसमें भी एक हेड होता है, मींस इसके दोनों सरफेस पे डेटा रीड एंड राइट किया जा सकता है। तो ये हमारा हार्ड डिस्क का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके का। जबकि एसएसडी जो होता है, एसएसडी जो होता है, इसमें एक सिंपल रैम की तरह की चिप होती है जिसमें डेटा स्टोर होता है। इसमें किसी भी तरह का कोई मैकेनिकल मोमेंट्स नहीं है, और यहाँ पे क्या होता है, मोटर के थ्रू ये पूरी डिस्क घूमती है, और ये हेड के थ्रू डेटा रीड किया जाता है। तो इसकी स्पीड कम होती है, क्योंकि हेड की पोजीशन को प्लेस करने के लिए, मान लीजिए डेटा कहीं यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हमारा हेड अगर इस प्लेट पर यहाँ पर इस जगह पे प्लेस्ड है, तो ये हेड का रोटेशन पहले यहाँ तक पहुंचेगा, ये डिस्क मूव होके आएगी हेड के पास, तब जाके कहीं डेटा रीड होगा। बट इसमें क्या होता है, ब्लॉक्स होते हैं, डेटा ब्लॉक्स होते हैं, जहाँ पे डेटा स्टोर किया जाता है। तो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या होता है, स्विचिंग होती है, जिस ब्लॉक का डेटा चाहिए ऑटोमेटिक वहां पे स्विच कर जाएंगे। तो यहाँ पे किसी तरीके का कोई मैकेनिकल मूवमेंट नहीं है, जिसकी वजह से एसएसडी की स्पीड एज कम्पेयर टू हार्ड डिस्क बहुत ज्यादा होती है, और आज की डेट में इसका चलन भी तेजी से बढ़ रहा है। दूसरा अगर हम बात करें सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस में, तो देखिए फ्लॉपी डिस्क होता है, फ्लॉपी डिस्क हार्ड डिस्क हो गया, ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल में जैसे कि सीडी हो गया, डीवीडी, या फिर बीडी, ब्लू रे डिस्क, इनका इस्तेमाल होता है। हो सकता है इनके साइज के बारे में पूछ लिया जाए, तो 700 MB होता है किसका, सीडी का। मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी डीवीडी होता है 4.6 GB, और ब्लू रे डिस्क का स्पेस होता है 25 GB। और अगर डुअल लेयर ब्लू रे डिस्क का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये अप टू 50 GB तक डेटा स्टोर कर सकता है। कितना, अप टू 50 GB तक डेटा ये स्टोर कर लेता है। और इसके बाद आता है यूएसबी थंब ड्राइव, जिसको आप पेन ड्राइव के नाम से जानते हैं, ये भी सेकेंडरी मेमोरी की कैटेगरी में आता है। और ये आप पिक्चर्स के माध्यम से देख लीजिए, जैसे कि मैंने हार्ड डिस्क का एक स्ट्रक्चर बताया था, यहाँ पे इस तरह की कुछ काफी सारी डिस्क होती हैं। तो ये डिस्क हो गई, प्लेट हो गई, जिसमें डेटा स्टोर किया जाएगा, और ये इसका हेड है। इस तरीके के ढेर सारे हेड इसमें लगे रहते हैं, जितनी नंबर ऑफ डिस्क होंगी उतने नंबर ऑफ हेड लगे रहेंगे इसमें। एक ऊपरी सरफेस पे रहता है, एक निचली सरफेस पे रहता है, निचली वाली लेयर पे। तो ये यहाँ पे हेड हो गया, जो डेटा को रीड एंड राइट करता है, और ये डिस्क है जिसमें एक्चुअल में डेटा स्टोर रहता है। तो ये हार्ड डिस्क अगर आप ओपन करते हैं तो कुछ ऐसा आपको दिखेगा। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, ये भी सेकेंडरी मेमोरी में आता है, और यहाँ पे मैग्नेटिक स्ट्रिप का इस्तेमाल होता है डेटा को राइट करने के लिए। ऐसे ही यहाँ पे एक फिल्म लगी होती है जो कि सर्कुलर होती है, जैसे कि हमारी सीडी या डीवीडी है, वैसे इसके अंदर एक मैग्नेटिक टेप होता है जो कि इस टाइप में कुछ इसका शेप रहता है, और इसी पे डेटा रीड एंड राइट होता है। ये हमारा थंब ड्राइव है, या इसको पेन ड्राइव के नाम से भी जानते हैं। ये आपका ब्लू रे डिस्क हो गया, जैसे कि मैंने बताया था 50 GB, देखिए यहाँ पे लिखा भी है, इसकी कैपेसिटी कितनी है, 50 GB। और सीडी 700 MB होता है, डीवीडी होता है 4.6 GB, कितना, 4.6 GB। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कहीं पे आप नोट करते रहिएगा, जब भी आप क्लास ज्वाइन करते हो तो कोशिश करिए पेपर और पेन रखिए साथ में, कुछ मेन मेन पॉइंट्स जो हम एक्सप्लेन करेंगे उसको कहीं पे नोट करते रहिए, रिवीजन टाइम पे आपको हेल्प करेगा। ये हो गया सेकेंडरी मेमोरी यूनिट। अब बात कर लेते हैं कैश मेमोरी की। कैश मेमोरी किससे मिलकर बना होता है, एस रैम से बना होता है। किससे, एस रैम से बना होता है। एस रैम का इस्तेमाल किया जाता है कैश मेमोरी बनाने के लिए। नाम तो कई बार इसका सुना होगा, बट एक्चुअल में इसका इस्तेमाल क्या आपको पता है, सीपीयू और रैम के बीच में काम करता है। ये स्मॉल मेमोरी होती है, प्लस ये सबसे ज्यादा तेज होती है एज कंपेयर टू
रोम या फिर रैम या अदर टाइप की जितनी भी मेमोरीज होती हैं। प्लस इसमें आप इमेज के माध्यम से थोड़ा समझिए, जो हमने बताया था अभी कि कैश मेमोरी होती कहाँ पे है। तो कैश मेमोरी देखिए यहाँ पे दो तरह से कैश का इस्तेमाल, जितना महंगा आप सिस्टम परचेज करेंगे उस हिसाब से कैश का साइज बड़ा होगा, या फिर इसके कई अलग अलग लेबल्स में कैश लगा दी जाती है। अब इस एग्जांपल को देखिए, यहाँ पे ये है हमारा सीपीयू और यहाँ पे लेबल 1 का कैश लगा हुआ है, लेबल 2 का कैश मेमोरी लगा हुआ है, लेबल 3 का कैश मेमोरी लगा है, और फिर हमारा मेन मेमोरी है, मीन्स यहाँ पे रैम। तो अगर आप एक महंगा सिस्टम परचेज करते हैं तो उसमें इस तरह के आपको कई अलग अलग लेबल्स में कैश मेमोरी मिल जाएगी। नीचे देखिए, कैश मेमोरी और मेन मेमोरी में डेटा का ट्रांसमिशन कैसे होता है। तो जो मेन मेमोरी में डेटा होता है वो ब्लॉक्स के फॉर्म में कहां पे ट्रांसफर होता है, कैश मेमोरी में ब्लॉक के फॉर्म में आता है। एक एक ब्लॉक के फॉर्म में डेटा ट्रांसफर हो जाएगा, कहां पे, मेन मेमोरी मींस रैम से कैश पे आएगा। और कैश से जो हमारा सीपीयू में डेटा जाता है वो वर्ड ट्रांसफर करता है, वर्ड ट्रांसफर करेगा, मींस इन ब्लॉक्स को छोटे छोटे पार्ट्स में वर्ड्स में डिवाइड कर देगा और उन वर्ड्स के फॉर्म में इस डेटा को कहां पे भेजता है, सीपीयू को, ताकि इमीडिएट इस डेटा को सीपीयू के थ्रू प्रोसेस किया जा सके। तो ये कुछ इसका कॉन्सेप्ट है जो कैश मेमोरी में इस्तेमाल होता है। और कैश मेमोरी जितनी ज्यादा होगी आपके सिस्टम की उतनी स्पीड आपके सिस्टम की बढ़ जाएगी। तो ये हो गया मेमोरी का पार्ट। अब इनपुट आउटपुट डिस्कस करने से पहले एक और टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है बट इसमें हमने नोट नहीं किया है। एक टॉपिक होता है मेमोरी हायरार्की, क्योंकि मेमोरी तो आपने कई तरह की देख ली, बट इसका एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। मेमोरी को एक्सप्लेन करने का सबसे बेस्ट तरीका है, आप इस तरीके का एक ट्रायंगल बना लीजिए। सीपीयू के अंदर जो मेमोरी इस्तेमाल होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम रजिस्टर के नाम से जानते हैं। क्या है, रजिस्टर के नाम से जानते हैं। ये मेमोरी सीपीयू के अंदर की मेमोरी होती है। जैसे कैश मेमोरी हो गया या फिर मेन मेमोरी हो गया, सीपीयू की बाहर की मेमोरी होती है, एक्सटर्नल मेमोरीज हैं जो सीपीयू से बाहर हैं। कैश में रजिस्टर के बाद आता है कैश मेमोरी, कैश मेमोरी के बाद आता है मेन मेमोरी मींस रैम या फिर रोम, इसके बाद आता है सेकेंडरी मेमोरी। तो कुछ इस तरीके का ट्रायंगल अगर आप बना लेंगे तो आपको ये सारी चीजें, इनका ऑर्डर याद रहेगा, इससे और भी कई सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। जैसे अगर हम इसमें ऊपर की तरफ जाते हैं तो क्या होगा, अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो कॉस्ट बढ़ेगी। क्या है, कॉस्ट। अगर पूछा जाए इनमें से कौन सी सबसे महंगी मेमोरी है, तो कौन सी मेमोरी सबसे महंगी हो जाएगी, रजिस्टर जो है वो सबसे कॉस्टली है, सबसे ज्यादा महंगा है। इसी तरह से अगर हम बात करें कैश, तो रजिस्टर से थोड़ा सा कम कॉस्टली होगा, रैम और भी सस्ता हो जाएगा, और सेकेंडरी मेमोरी सबसे ज्यादा सस्ती होती है। ओके, अगर हम यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे तो क्या होगा, साइज बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा। सबसे कम साइज किसका होता है, रजिस्टर का साइज होता है सबसे कम। छोटी मेमोरी किसकी होती है, रजिस्टर की होती है। फिर उसके बाद इससे बड़ा साइज किसका है, कैश का। और सबसे बड़ा साइज की मेमोरी कौन सी होती है, सेकेंडरी मेमोरी सबसे बड़े साइज की मेमोरी मानी जाती है। दूसरा, अगर हम इसकी एक्सेस स्पीड की बात करें कि एक्सेस स्पीड किसकी सबसे ज्यादा होती है, तो ऊपर जाएंगे तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे मेमोरी की स्पीड बढ़ती जाएगी। मीन साइज था, कॉस्ट और स्पीड। अगर हम ऊपर जाएंगे तो कॉस्ट भी बढ़ेगी प्लस इनकी स्पीड भी बढ़ती जाएगी। तो आप एक छोटा सा डायग्राम ऐसा बना लेंगे जिससे आपके कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सेकेंडरी मेमोरी में क्या आएगा, एचडीडी आता है, डीवीडी हो गया, बीडी ब्लू रे डिस्क हो गया, पेन ड्राइव और फ्लॉपी डिस्क। ये सब मेमोरी किस में आती है, सेकेंडरी मेमोरी में। तो आप ये छोटा सा डायग्राम बना लीजिए इसको। वैसे एक टॉपिक होता है मेमोरी हायरार्की, जिसको एक्सप्लेन करने के लिए इस ट्रायंगल डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप अब आपका मेमोरी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहेगा। अब आते हैं इनपुट डिवाइस पे। इनपुट डिवाइस पे भी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन डिस्कस कर लेंगे। हालांकि इनपुट डिवाइस के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने या तो ट्रिपल सी या ओ लेवल क्वालिफाई किया हुआ है, तो इसके बारे में ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है। फिर भी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक एमसीक्यू क्वेश्चन बेसिकली पूछ लिया जाता है कि
कीबोर्ड में कितने बटन्स होते हैं? ये काफी कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन रहता है, हालांकि क्योंकि अलग अलग बुक्स में इसके अलग अलग रेंज दी गई। वैसे कुछ बुक्स में आपको 80 मिल जाएगा, कुछ में दिया हुआ 104 होता है। तो ये डिपेंड करेगा कि आपके क्वेश्चन में ऑप्शन कैसे हैं, आगे इस पे भी बात करेंगे। तो सबसे बेसिक यूनिट, इनपुट यूनिट आपके सिस्टम का कौन सा होता है? कीबोर्ड होता है, जिसके माध्यम से हम सिस्टम में इनपुट देते हैं। अपना जो भी इनपुट है वो कीबोर्ड के माध्यम से पास करते हैं। कीबोर्ड में अलग अलग तरह की कीज होती हैं। आमतौर पे हमारा जो सिस्टम में कीबोर्ड इस्तेमाल होता है कुछ ऐसा होता है, हालांकि कुछ मल्टीमीडिया कीबोर्ड्स भी आते हैं जिसमें इससे ज्यादा बटन आपको दिख जाएंगे। ये सिंपल सा कीबोर्ड है। कीबोर्ड में कई अलग अलग तरह की कीज होती हैं जिनको अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। देखिए, अल्फा न्यूमेरिक कीज होते हैं जिसमें नंबर्स भी होते हैं और अल्फाबेट्स भी होते हैं। इसमें क्या होता है? नंबर्स और अल्फाबेट। यहाँ पे स्कैप की होती है। स्कैप की बेसिकली किसी भी टास्क को स्कैप करने के लिए होता है। जैसे आपने कॉपी कर लिया और आप चाहते हैं कि वो कॉपी ना हो तो स्कैप की प्रेस कर देंगे। तो इस टाइप से उस टास्क को स्कैप करने के लिए हम स्कैप की यूज करते हैं। इसमें 1 to 12 फंक्शन की होते हैं। ये सब वैसे बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी ये टॉपिक है तो इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। इसमें 1 to 12 क्या होते हैं? फंक्शन कीज होती हैं। इसमें यहाँ पे एक डिलीट की भी दी रहती है, इस जगह पे देखेंगे तो डिलीट की भी आपको मिल जाएगी। इसमें इंटर की दो रहते हैं, एक इंटर की आपको यहाँ पे मिल जाएगी और एक इंटर की यहाँ पे मिल जाएगी। अगर इसमें न्यूमेरिक कीपैड अलग से दिया गया है कीबोर्ड में, कुछ ऐसे भी कीबोर्ड आते हैं जिसमें ये वाला सेक्शन नहीं रहता है, ये सेक्शन नहीं होता है, सिर्फ ये पार्ट मिलेगा, तो उसमें आपको सिर्फ एक इंटर की मिलेगी। अगर न्यूमेरिक वाला पार्ट भी इसके साथ अटैच्ड है तो दो इंटर कीज आपको मिल जाएंगी। ये कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे कि नम लॉक अगर ऑन है तो आपको यहाँ पे इंडिकेटर दिख जाएगा कि नम लॉक ऑन है, या फिर आपका कैप लॉक ऑन है तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। स्क्रोल बटन अगर आपने ऑन या ऑफ किया हुआ है, यहाँ पे होते हैं स्क्रोल बटन, तो अगर आपने उनको ऑन या ऑफ किया हुआ है तो आपको यहाँ पे इंडिकेटर के माध्यम से पता चल जाएगा। इसमें एरो की होते हैं, इनको नेविगेटर की भी कहा जाता है। आप अपने कर्सर को नेविगेट करने के लिए इन कीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस विंडोज की रहता है, जिससे आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का विंडो मींस स्टार्ट मेन्यू स्टार्ट कर सकते हो। प्लस इसमें देखिए स्पेस बार रहता है, यहाँ पे स्पेस बार बेसिकली स्पेस करने के लिए होता है। और कंट्रोल कीज होते हैं यहाँ पे। अब कंट्रोल की, ऑल्ट की, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट, ये सब क्या होती है? तीनों को हम कंट्रोल की के कैटेगरी में रखते हैं। कंट्रोल ऑल्ट और शिफ्ट ये कंट्रोल कीज की कैटेगरी में आएगा। प्लस एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी टॉगल की है? कीबोर्ड में हमारे टॉगल की कौन सी होती है? टॉगल की जैसे कि आपका नम लॉक, नम लॉक जो यहाँ पे रहता है ये टॉगल की है। प्लस आपका जो कैप लॉक यहाँ दे दिया रहता है ये भी टॉगल की है। टॉगल की वो कीज होती हैं जिनके दो स्टेज होते हैं, एक होता है ऑन, ये ऑन हो जाएगा, एक स्टेज होती है ऑन की, ऑन हो जाएगी, दूसरी स्टेज होती है ऑफ की। तो अगर आपने नम की ऑन कर रखा है तो ये वाला कीपैड जो आपका है वो काम करेगा। अगर आपने नम की ऑफ कर दिया है तो ये काम नहीं करेगा, मीन्स इसके नंबर वाले कीज काम नहीं करेंगे। इसी तरह से अगर आपने कैप लॉक ऑन कर दिया तो आपके जो अल्फाबेट्स हैं वो अपर केस में टाइप होंगे, मीन्स A B C, इस तरह से टाइप होगा। तो हमारे कीबोर्ड में दो टॉगल कीज होते हैं, एक तो होता है कैप लॉक और दूसरा नम लॉक, जो कि यहां पर दिया रहता है। तो ये हो गया कीबोर्ड। कीबोर्ड के कई सारे टाइप्स हैं, जैसे कि आप ये स्टैंडर्ड कीबोर्ड आमतौर पे देखते होंगे। इसी तरीके से एक लैपटॉप साइज का कीबोर्ड आता है छोटा सा, जिसमें मैंने बताया कि नंबर वाला पैड नहीं होता है, जो नम साइड होता है वो इसमें अवेलेबल नहीं है। हैंड हेल्ड होता है जो छोटा सा है, आप इसको हाथ में लेके कैरी कर सकते हैं। और इवन ये वायरलेस और वायर्ड दोनों कैटेगरी में आता है, आप वायर के माध्यम से भी कनेक्ट कर सकते हैं या फिर वायरलेस भी कनेक्ट हो जाता है। और ये भी एक कीबोर्ड का टाइप है। तो कुछ इतने टाइप के कीबोर्ड्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे। इनमें एक और कैटेगरी आती है जिसको मल्टीमीडिया कीबोर्ड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट माउस की बात कर लेते हैं। तो जो माउस होता है हमारा वो भी एक इनपुट डिवाइस है, स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है। जैसे कीबोर्ड, आमतौर पे आपको माउस भी हर जगह पे दिखता है। कंप्यूटर के साथ में कहीं ना कहीं माउस आपके साथ जरूर होता है, जिस आमतौर पे लोग इसको यूज करते हैं।
अब माउस क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ये क्या करता है, पॉइंट करता है। जो हमारा जीयू इंटरफेस होता है, जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, इसमें पॉइंट जो माउस है इसका बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपको जीयूआई इस्तेमाल करना है तो आपके सिस्टम में पॉइंटिंग डिवाइस होना चाहिए, जैसे कि माउस। तो माउस का एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ये तो आपको पता है। इसमें कितने बटन होते हैं, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो इसमें 3 बटन होते हैं। एक होता है लेफ्ट बटन, एक राइट बटन, और बीच में क्या होता है, एक स्क्रॉल व्हील होती है जिससे आप पेज को ऊपर या नीचे कर सकते हैं। तो इसमें आमतौर पे 3 बटन होते हैं। और अगर एमसीक्यू में आएगा तो ये क्वेश्चन दो तरह से पूछा जाता है। एक तो पूछ लिया जाता है कि माउस में कितने बटन है, तो एक ऑप्शन अगर दिया होगा 2 और 3 तो ये भी सही हो जाएगा। अगर 1 2 3 में से पूछा जाएगा कितने बटन होते हैं तो आपका 3 वाला सही हो जाएगा। और ऑप्शन में अगर 2 और 3 दिया गया है तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। रीजन क्या है, कुछ ऐसे माउस आते हैं जिसमें स्क्रॉल व्हील का ऑप्शन नहीं होता है, सिर्फ लेफ्ट और राइट रहते हैं। बट आमतौर पे इस समय मार्केट में मिलने वाले माउस में आपको स्क्रॉल व्हील मिल जाएगा। इसके बिना इस समय कोई भी माउस मार्केट में शायद ही आपको कहीं देखने को मिले। अब इनके टाइप की बात कर लेते हैं, कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए, एक होता है मैकेनिकल माउस। हमने इमेज लगा दी है ताकि चीजें आपको समझ में आ जाएं। मैकेनिकल माउस एक ऐसा माउस होता है जिसमें नीचे एक बॉल लगा रहता है। ये इमेज आपको दिख रही है, ये मैकेनिकल माउस है। यहाँ पे एक छोटी सी बॉल रहती है, और जब हम अपनी सरफेस पे कहीं पे भी माउस को घुमाते हैं तो ये बॉल क्या करती है, हमारे कर्सर, जो कर्सर होता है ऐसा जीयूआई पे काम करता है। इसके मोमेंट्स को कंट्रोल किससे होता है, किया जाता है, इस बॉल के माध्यम से किया जाता है। और इसमें एक मैकेनिकल सिस्टम होता है, जो सेंसर लगे रहते हैं। उसके साथ साथ जब बॉल मूव होती है तो सेंसर्स उसको कैप्चर करते हैं मोशन को, और उसी के हिसाब से हमारा जो माउस पॉइंटर होता है उसको कंट्रोल किया जाता है। ठीक है। इसके बाद एक अगली कैटेगरी है ऑप्टिकल माउस। इससे पहले हमने एक वर्ड यूज किया था ऑप्टिकल ड्राइव या ऑप्टिकल डिस्क। तो ऑप्टिकल वर्ड हम उस पर्टिकुलर चीज के साथ में यूज करते हैं जहां पे लेजर बीम का इस्तेमाल हो रहा होता है। कहीं पे भी अगर लेजर बीम का इस्तेमाल हो रहा है तो उसके साथ में ऑप्टिकल वर्ड ऐड हो जाता है। जैसे सीडी ऑप्टिकल ड्राइव है, डीवीडी ऑप्टिकल ड्राइव है, क्योंकि यहाँ पे डेटा रीड एंड राइट किसके माध्यम से होता है, लेजर बीम के माध्यम से। वैसे यहाँ पे जो ऑप्टिकल माउस होता है, इसमें हमारे पॉइंटर का जो मूवमेंट कंट्रोल होता है किसके माध्यम से होता है, लेजर बीम के माध्यम से। ये वाला जो माउस है वो क्या है, ऑप्टिकल माउस है। आपने देखा होगा, ये जो अभी आप इस समय माउस देख पा रहे होंगे, इसमें देखिए नीचे एक रेड कलर का लाइट ब्लिंक कर रहा है, तो ये क्या है, ऑप्टिकल माउस है। क्योंकि यहाँ पे लेजर बीम के माध्यम से हमारे सिस्टम का जो जीयूआई है उसमें माउस का जो पॉइंटर होता है उसका मोशन कंट्रोल किसके माध्यम से होता है, लेजर बीम के माध्यम से। तीसरी एक कैटेगरी होती है जिसको वायरलेस माउस बोलते हैं। तो अभी आप ये वाला जो माउस देख पा रहे हैं इसमें वायर नहीं है, ये क्या हो जाएगा, ये ऑप्टिकल वायरलेस माउस है। आमतौर पे जितने भी वायरलेस माउस आते हैं वो सब ऑप्टिकल माउस ही आपको मिलेंगे। इसमें से मैकेनिकल माउस धीरे धीरे आउटडेटेड हो चुका है, इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है या फिर ना के बराबर है। जो वायरलेस माउस आता है उसके साथ में एक ऐसी चिप भी आती है, क्योंकि वायरलेस माउस आपके सिस्टम से कैसे कनेक्ट होगा, तो ये ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। इसमें अलग अलग फ्रिक्वेंसीज पे इसके साथ में एक डिवाइस आती है, जो जब आप अपने सिस्टम की यूएसबी ड्राइव में इसको लगाएंगे उसके बाद ये माउस इसके साथ में पेयर हो जाएगा। फिर आप अपने माउस को यूज कर सकते हैं बिना केबल के माध्यम से। तो 3 तरह के माउस होते हैं, मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस और वायरलेस माउस। अभी तक किसी का कोई भी क्वेरी नहीं आया है, प्लीज अगर आप में से किसी का कोई डाउट है। क्लास मुझे पता है कि थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, क्योंकि जब थियरी पार्ट डिस्कस करते हैं तो कहीं ना कहीं चीजें बोरिंग लगती हैं, बट फिर भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं तो आपको समझना है, पढ़ना है। नेक्स्ट पार्ट देखिए यहाँ पे ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल भी क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग डिवाइस में ये भी आता है। अब ट्रैक बॉल देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा होता है, जो हमारा मैकेनिकल माउस था ये उसी का जस्ट रिवर्स फॉर्म है। ये आपका मैकेनिकल माउस है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। मैकेनिकल माउस जैसे यहाँ पे उल्टा लिखा दिख रहा होगा आपको इमेज में, इसी का एक रिवर्स फॉर्म ट्रैक बॉल होता है। अगर हम इसको इस तरीके से रखें
और इस बॉल को हम हाथ से फिंगर से रोटेट करके अपने माउस पॉइंटर को कंट्रोल करते हैं, तो ये भी एक तरीके का ट्रैक बॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ट्रैक बॉल बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो इमेज दिख रही, ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है और ये ट्रैक बॉल होता है। इसमें जो माउस कर्सर के मोशन को कंट्रोल किया जाता है इस बॉल के माध्यम से। आप इसको फिंगर से इसको रोटेशन करते हैं और इसी से हम अपने माउस पॉइंटर को कंट्रोल कर सकते हैं कहां पर लेके जाना है। ठीक है, तो ये हो गया। ट्रैक बॉल भी अलग अलग डिजाइन में अलग अलग फंक्शंस और फीचर के साथ में आते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जॉयस्टिक। जॉयस्टिक भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। तो पॉइंटिंग डिवाइस कौन कौन से होते हैं? माउस हो गया, ट्रैक बॉल हो गया और जॉयस्टिक हो गया। जॉयस्टिक आमतौर पे अगर हम देखें तो गेम खेलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बट इसको इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इंडस्ट्री में कई अलग अलग तरह की मशीनरीज होती हैं जिनको कंट्रोल करने के लिए जॉयस्टिक लगा होता है, क्योंकि आसानी से हैंडल किया जा सकता है, इसका रोटेशन 360 किया जा सकता है। तो वहां पे मशीन्स के रोटेशंस को मॉनिटर करने के लिए, मींस उसके रोटेशन को सेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? जॉयस्टिक का इस्तेमाल होता है। तो जॉयस्टिक कुछ ऐसा दिखता है, बट इसके अलग अलग शेप एंड डिजाइन मार्केट में अवेलेबल हैं। जस्ट एक इमेज हमने यहाँ पे प्लेस कर दी ताकि आपके माइंड में एक इमेज बन जाए कि जॉयस्टिक होता कैसा है। तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है और पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। अगला देखिए यहाँ पे लाइट पेन। लाइट पेन क्या है? ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है। क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है और ये भी ऑप्टिकल डिवाइस होता है। लाइट पेन भी एक तरह का ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस में आता है। अब जो लाइट पेन है इसका बेसिकली यूज क्या था? कुछ टाइम पहले, हालांकि आज के डेट में एक मॉनिटर का टाइप होता है CRT, कैथोड रे ट्यूब इसको बोलते हैं। ये मार्केट से धीरे धीरे गायब हो गया। इसके कई सारे ड्रॉबैक्स थे। एक तो पिक्चर क्वालिटी उतनी बेटर नहीं थी, प्लस इसमें पावर कंजम्पशन बहुत ज्यादा था, प्लस इसका साइज भी काफी ह्यूज था। इसकी वजह से इसको मार्केट से धीरे धीरे हटा दिया गया और इसकी जगह पे इस समय जो आ रहा है वो TFT इस्तेमाल होता है या फिर LCD। आगे हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। जो लाइट पेन था इसका इस्तेमाल CRT पर डिजाइन करने के लिए होता था। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक ग्राफिक डिजाइनर है और ये CRT मॉनिटर है। इस CRT मॉनिटर पे स्केच करने के लिए, कुछ बनाने के लिए, कुछ शेप डिजाइन करने के लिए हम लाइट पेन का यहाँ पे इस्तेमाल करते थे। तो ये लाइट पेन, ये भी पॉइंटिंग डिवाइस है, ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस है और ये भी इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में आता है। ओके, अब चलिए नेक्स्ट इनपुट डिवाइस देख लेते हैं, टच स्क्रीन। टच स्क्रीन एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि इनपुट में भी आता है और प्लस ये आउटपुट में भी आता है, दोनों कैटेगरी में आता है। इस पे आप विजुअल्स देख सकते हैं, मीन्स आउटपुट देख सकते हैं, प्लस आप इसमें टच करके इनपुट भी दे सकते हैं। जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी आप पास कर सकते हैं। तो टच स्क्रीन एक तरह से इनपुट और आउटपुट दोनों तरह का डिवाइस है। इसी वजह से एक वर्ड यूज किया जाता है BDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जो कि इसका टच स्क्रीन इसका एक एग्जांपल है और ये इनपुट आउटपुट दोनों में ही आता है, दोनों कैटेगरी में इसको रखा जाता है। टच स्क्रीन के बाद एक और इनपुट डिवाइस आता है जिसको बोलते हैं बार कोड रीडर। आपने सुपरमार्केट में शॉपिंग के दौरान जरूर देखा होगा, जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी बिलिंग के लिए बार कोड ऐसा होता है, उसको स्कैन किया जाता है और यहाँ पे भी लेजर बीम का इस्तेमाल होता है। कई बार इसको हम BCR के नाम से भी जानते हैं, BCR, बार कोड रीडर। तो कई बार अगर एग्जाम में ऐसा कुछ पूछ लेता है कि BCR का फुल फॉर्म क्या है, तो बार कोड रीडर होता है जो कि एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, और बार कोड हमारा 1D कोड होता है और QR कोड एक आता है। QR कोड जो होता है वो 2D कोड होता है। नेक्स्ट है स्कैनर। स्कैनर कुछ इस टाइप का दिखता है, आप में से बहुत से लोगों ने इसको देखा होगा। स्कैनर का काम क्या होता है? जो हमारी हार्ड कॉपी होती है, जैसे आपके पास कुछ नोट्स हैं, कॉपी में आपने लिखा हुआ है और आप चाहते हो अपने सिस्टम में स्टोर कर लें, तो आप क्या करोगे? इस स्कैनर के माध्यम से स्कैन करेंगे। ये हमारी हार्ड कॉपी को क्या करता है? सॉफ्ट कॉपी में चेंज कर देगा। जो हार्ड कॉपी होते हैं उसको ये सॉफ्ट कॉपी में चेंज कर देता है। और ये क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये
हार्ड कॉपी एज अ इनपुट लेता है, उसको बाइनरी फॉर्म में चेंज करता है, मीन सॉफ्ट कॉपी में चेंज करके हम अपने सिस्टम में या मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। तो स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट है ओएमआर। इसके बारे में आप सब अच्छी तरीके से जानते होंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स होंगे जिसमें आपने ओएमआर सीट का इस्तेमाल किया होगा। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन इसको बोलते हैं। कुछ बुक्स में आपको ऑप्टिकल मार्क रीडर भी लिखा हुआ मिल जाएगा, दोनों करेक्ट है। बट जितनी स्टैंडर्ड बुक्स आती हैं कंप्यूटर की, सभी में क्या लिखा रहता है? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। यहाँ पे भी लेजर बीम का इस्तेमाल होता है, इसी वजह से ऑप्टिकल वर्ड यूज किया गया है। ठीक है। आपके पास जो ओएमआर सीट आती है, जब आप कहीं एग्जाम देने जाते हैं तो आप क्या करते हैं? बबल्स फिल कर देते हैं, कुछ इस तरह के बबल्स फिल करते हैं। कौन से क्वेश्चन का कौन सा करेक्ट आंसर है, उसके हिसाब से आप बबल फिल कर देते हैं। तो स्कैन प्रिंटर टाइप की एक मशीन होती है, इसको बोलते हैं ओएमआर रीडर। और इसके अंदर जितनी ओएमआर सीट्स होती हैं वो यहाँ पर डाल दी जाती हैं, और इसमें पहले से सारी चीजें फिक्स कर दी जाती हैं सॉफ्टवेयर के माध्यम से, कि कहां पर कौन सा डॉट अगर फिल होगा तो वो करेक्ट होगा या इनकरेक्ट होगा। इसकी इंफॉर्मेशन पहले से इसके सॉफ्टवेयर में फीड कर दी जाती है। मीन्स जो आपके क्वेश्चन आंसर होते हैं उनकी जो फीडिंग होती है वो पहले से इसमें कर दी जाती है। ये क्या करता है? इसको स्कैन करेगा और जहां पे जो डार्क सर्किल्स होते हैं उसको रीड करेगा। अगर प्रॉपर प्लेस पे डार्क सर्किल है तो उसकी मार्किंग कर लेगा, अगर नहीं है तो उस जगह पे क्या पुट कर देगा? जीरो पुट कर देगा। तो इस तरह से आपकी ओएमआर सीट को रीड किया जाता है। इसको बोलते हैं ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। और ये भी क्या है? इनपुट डिवाइस होता है। क्या है? इनपुट डिवाइस। अगला डिवाइस देखिए, MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसको कहां पे इस्तेमाल करते हैं? बैंकिंग में। बैंकिंग में इसका इस्तेमाल होता है। जो आप चेक बुक लेते हैं, मीन्स जो आपकी चेक होती है, उसमें देखा होगा एक 9 डिजिट का कोड यहाँ पे लिखा रहता है बीच में, मिडल में। ये क्या होता है? माइकर कोड होता है। और इसको लिखने के लिए जो चेक बुक है, इसमें जो माइकर कोड लिखा रहता है, इसको लिखने के लिए मैग्नेटिक इंक का इस्तेमाल होता है। इसी वजह से इसका क्या नाम है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो ये भी एक प्रिंटर टाइप का डिवाइस होता है। ये बैंक में इस्तेमाल होता है ताकि आपकी चेक को ऑटोमेट किया जा सके। पहले क्या होता था? चेक को मैनुअली फीड करना पड़ता था सिस्टम में, अब ऐसा नहीं है। ये क्या करेगा? आपकी चेक को रीड कर लेगा। जैसे आप इसमें ढेर सारी चेक डाल देते हैं, वन बाय वन उसको रीड कर लेता है इसके माइकर कोड के थ्रू, और फिर ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग हो जाती है चेक बुक की। तो मैनुअल फीडिंग इसके माध्यम से अगर करते हैं तो नहीं करना होता है। तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है, माइकर। अब बात कर लेते हैं आउटपुट डिवाइस की। हालांकि जो आज की क्लास में हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, इसमें से 90% टॉपिक आप पहले से ही जानते होंगे या पढ़ के आए होंगे। 10% ऐसा कंटेंट होगा जो शायद आपको ना पता हो, बट आपके सिलेबस का पार्ट है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आपके फर्स्ट पेपर में आ सकते हैं। इसी वजह से हमने एक रिकैप की तरह से पूरी चीजें डिटेल में रखी हैं, ताकि आपको हर टॉपिक का एक बार रिवीजन हो जाए। आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जिनके माध्यम से हमें सिस्टम के द्वारा प्रोसेस किए गए डेटा का रिजल्ट मिलता है। मीन्स हम रिजल्ट देखने के लिए आउटपुट डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। अब आउटपुट डिवाइस कई अलग अलग तरह के डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। जैसे अगर आपको एक पिक्चर देखनी है, एक इमेज देखनी है, या कोई एक फाइल का कंटेंट देखना है, तो हम क्या यूज करेंगे? डिस्प्ले यूनिट यूज करेंगे, जिसमें से मॉनिटर या टच स्क्रीन यूज कर लेंगे। प्लस एक ऑडियो के फॉर्म में भी आउटपुट जनरेट होता है, उसके लिए हम साउंड का या स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं। और अगर हमें हार्ड कॉपी में कुछ डेटा चाहिए एज आउटपुट, तो हम प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं। तो कौन कौन से टाइप के आउटपुट डिवाइस हैं? देखिए, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। मॉनिटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। इसके कई सारे टाइप्स होते हैं, CRT हो गया, LCD है, LED हो गया, TFT हो गया। ये मॉनिटर के टाइप हैं, जिनमें से ये वाले टाइप इस समय वर्तमान में इस्तेमाल हो रहा है, बट CRT धीरे धीरे मार्केट से खत्म हो गया। हालांकि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां थी उन्होंने बनाना बंद कर दिया, CRT मॉनिटर्स नए नहीं बन रहे हैं। प्रिंटर एक इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गया। प्लॉटर, प्लॉटर का इस्तेमाल करते हैं जब कोई बड़ी डिजाइन होती है,
कोई बड़ा सा मैप हमें प्रिंट करना है, बनाना है, तो वहां पे प्लॉटर का इस्तेमाल करेंगे। हालांकि प्लॉटर और भी कई काम के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे जो कुछ कटिंग होती है, जो अलग अलग तरह की डिजाइन आप देखते हैं, बॉक्स बन के आते हैं अलग अलग डिजाइन में कटे हुए होते हैं, उनकी कटिंग भी प्लॉटर के माध्यम से होती है। या फिर आज की डेट में आप देख रहे हैं वुडन डिजाइन आते हैं, जिसमें मेटल में या फिर वुडन में यहाँ पे अलग अलग तरह के शेप में डिजाइन काट देते हैं वो लोग, लेजर बीम के माध्यम से, लेजर कटिंग के थ्रू। तो यहाँ पर भी प्लॉटर का ही कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, वो भी एक तरह का प्लॉटर होता है। स्पीकर होता है, ये भी आउटपुट डिवाइस है। हेडफोन्स हैं, ये भी आउटपुट डिवाइस में आएंगे। प्रोजेक्टर, ये भी आउटपुट डिवाइस में आएगा। बट आपका माइक्रोफोन जो होता है वो इनपुट डिवाइस में जाएगा, क्योंकि वॉइस कैप्चर करता है इन्वायरमेंट से और सिस्टम को एज अ इनपुट पास करता है। तो माइक्रोफोन हमारा एक इनपुट डिवाइस होगा। मॉनिटर में देख लीजिए, ये सीआरटी मॉनिटर है। एलसीडी मॉनिटर ऐसे आते हैं। एलईडी मॉनिटर और एलसीडी में ज्यादा कुछ खास डिफरेंस नहीं होता है देखने में, बट इसकी टेक्नोलॉजी चेंज है। ये लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है और ये लाइट एमिटिंग डायोड टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। यूएसडी होता है, अल्ट्रा एचडी मॉनिटर, मींस इसका जो रेजोल्यूशन है वो इन सभी कैटेगरी में सबसे बेस्ट क्वालिटी की पिक्चर आपको इस टाइप के यूएसडी मींस अल्ट्रा हाई डेफिनेशन मॉनिटर्स को बोलते हैं। इसकी पिक्चर क्वालिटी बाकी जितने भी टाइप के मॉनिटर हैं सबसे ज्यादा बेस्ट क्वालिटी की पिक्चर आपको यूएसडी मॉनिटर पे मिलती है। प्रिंटर देख लेते हैं। प्रिंटर को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, क्योंकि प्रिंटर से कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। प्रिंटर को मेनली दो टाइप में डिवाइड किया गया है। दो टाइप कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। दो कैटेगरीज होते हैं। यहाँ पे पिक्चर के माध्यम से समझिए, ये आपका क्या है? इम्पैक्ट प्रिंटर है। इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है? जो टाइपराइटर टेक्नोलॉजी होती है उसका इस्तेमाल होता है। जैसे आपने टाइपराइटर अगर देखा होगा, तो वहां पे मान लीजिए ये टाइपराइटर है और यहाँ पे एक पेपर लगता है और इसमें एक हेड होता है जिसमें लेटर्स होते हैं। तो जब हम यहाँ पे कीपैड पे कुछ प्रेस करते हैं तो इसके पीछे एक रिबन लगा रहता है। यहाँ पे इस रिबन पे ये हेड पंच करता है। जब आप यहाँ पे की प्रेस करेंगे तो ये इस रिबन पे पंच करेगा और इसके पीछे पेपर लगा हुआ है। और ये रिबन क्या होता है? इसमें इंक लगी रहती है, पहले से इंक लगी रहती है। तो कुछ इस तरह से टाइपराइटर काम करता है। सेम टेक्नोलॉजी यहाँ पे इम्पैक्ट प्रिंटर में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एक हेड होता है, एक रिबन होता है और हेड और रिबन रिबन के बीच में पेपर रहता है। तो जब हम कुछ यहाँ पे प्रिंट करते हैं तो सेम इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये प्रिंटिंग देता है, मीन्स प्रिंट आउट निकालता है। इसमें भी कई सारे टाइप हैं, आगे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में देखें तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आता है, जो कि ये आपको दिख रहा है पे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। डेजी बेल प्रिंटर्स भी आते हैं, लाइन प्रिंटर आते हैं, चैन प्रिंटर्स आते हैं, ड्रम प्रिंटर्स आते हैं। ये सभी किस टाइप के प्रिंटर्स हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में आएंगे। इनके कुछ नुकसान है, कुछ फायदे भी हैं। सबसे पहली बात, ये बहुत सस्ते होते हैं और धीरे धीरे इसमें से मैक्सिमम टाइप के प्रिंटर आने बंद हो गए। दूसरा, इसमें सबसे बड़ा नुकसान क्या है? पावर कंजम्पशन ज्यादा होता है और ये बहुत ज्यादा नॉइसी होते हैं। मीन्स अगर कहीं आसपास प्रिंटर चल रहा होगा, प्रिंट कर रहा होगा, तो आपको सुनाई पड़ेगा कि कहीं पे कुछ प्रिंटिंग चल रही है। तो ये नॉइसी होते हैं और इसमें पावर कंजम्पशन ज्यादा है। दूसरा देखिए, यहाँ पे जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं इनमें नॉइस ना के बराबर होती है। आपको शायद ही नॉइस सुनाई पड़े कि कहीं पे प्रिंटिंग चल रही है। इसमें कौन कौन से टाइप्स हैं? इसमें से इंकजेट प्रिंटर, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये हमने दिया है इंकजेट प्रिंटर का एक इमेज लगा दिया है। एक आता है थर्मल प्रिंटर। अब ये थर्मल प्रिंटर कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं? जो हमारी स्वाइप मशीन्स होती हैं उसमें थर्मल प्रिंटर का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है लेजर प्रिंटर, ये भी काफी चलन में इस समय है। सबसे बेस्ट क्वालिटी की अगर प्रिंटिंग पूछी जाए कि इनमें से सबसे बेस्ट क्वालिटी का प्रिंट आउट आपको किससे मिलेगा, लेजर प्रिंटर की क्वालिटी जितने भी टाइप के प्रिंटर्स आते हैं उनमें सबसे ज्यादा होती है। प्लस इसकी स्पीड भी सबसे ज्यादा होती है, ये तेजी से प्रिंट आउट निकालता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर्स आते हैं, ये भी नॉन इम्पैक्ट कैटेगरी में आएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर, जैसे कि फोटोकॉपियर जो होता है या जीरोक्स मशीन जो होती है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर्स की कैटेगरी में आता है। और ये सब क्या है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के टाइप्स होते हैं।
बट प्रिंटर में सिर्फ यहीं से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, कुछ और भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। तो प्रिंटर की अगर हम बात करें, जैसे डॉटमेटिक्स प्रिंटर हो गया, इंकजेट प्रिंटर हो गया, यहाँ से तो कुछ खास चीजें नहीं आएंगी। मेनली जो आपका क्वेश्चन आएगा वो आएगा यहाँ से, प्रिंटर की स्पीड के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। तो प्रिंटर अलग अलग टाइप है, इसके हिसाब से इसकी अलग अलग स्पीड भी होती है। जैसे कि सीपीएम होता है, सीपीएम इसको बोलते हैं कैरेक्टर पर मिनट, पीपीएम पेज पर मिनट, एलपीएम लाइन पर मिनट। अब कौन से प्रिंटर की स्पीड किसमें मेजर की जाएगी? तो सीपीएम जो कैरेक्टर पर मिनट होता है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जैसे है, उसकी स्पीड को हम सीपीएम कैरेक्टर पर मिनट में मेजर करते हैं। जो आपका इंकजेट प्रिंटर है, थर्मल प्रिंटर है, या फिर लेजर प्रिंटर होता है, इन सब की स्पीड पीपीएम में मेजर की जाती है, पेज पर मिनट। इसकी स्पीड किस में मेजर करेंगे? पीपीएम, पेज पर मिनट में। एलपीएम जो इंक लाइन प्रिंटर्स होते हैं, उनकी स्पीड एलपीएम में मेजर की जाती, लाइन पर मिनट, कितनी लाइन पर मिनट प्रिंट कर सकता है उसकी एलपीएम में, मींस लाइन पर मिनट में स्पीड को मेजर किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए सीपीएम, एलपीएम और पीपीएम, तीन अलग अलग कैटेगरी में प्रिंटर की स्पीड को मेजर करते हैं। अब अगर हम क्वालिटी की बात करें कि जो प्रिंटर्स होते हैं उसकी क्वालिटी कैसे मेजर की जाती है, तो इसको डीपीआई में मेजर करते हैं। डीपीआई मींस डॉट पर इंच। जैसे ये पेज है, इसमें जितने पास पास डॉट्स रहेंगे उतनी अच्छी क्वालिटी का प्रिंट होगा। मींस आपकी किसी इमेज को प्रिंट करना है तो जितने नजदीक डॉट आएंगे उतनी अच्छी पिक्चर प्रिंट होगी। तो यहाँ पे डीपीआई पिक्चर की क्वालिटी डॉट पर इंच, एक इंच में जितने ज्यादा नंबर ऑफ डॉट्स होंगे उतनी अच्छी क्वालिटी का प्रिंटर माना जाएगा। तो अभी आप में से कितने लोग चाहते हैं कि इस क्लास को और थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंटिन्यू कर लिया जाए? और रमेश जी देखिए, हर क्लास के लास्ट में हम क्वेश्चन देने की कोशिश करते हैं, तो जितना भी आपने सीखा है उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए। आपको जो डेली क्लास के पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, क्वेश्चन के साथ साथ उसका आंसर भी उसमें दिया होगा, तो उनका आंसर आप वहां से चेक कर लीजिए। पहले खुद से सॉल्व करिए, फिर उसके बाद उसका आंसर चेक कर लीजिए। तो आप में से कितने लोग चाहते हैं इस क्लास को और आगे कंटिन्यू कर लें? अगर बोर नहीं हुए हैं तो क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं, बताइए। शशि, रोहित, नीलम एंड रमेश, बाकी लोग तो भाग गए बोर होके। चलिए बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है। ये वर्ड आप हमेशा सुनते हैं, आज की डेट में चलन में है, ट्रेंडिंग में है सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर से पहले एक वर्ड होता है प्रोग्राम, और प्रोग्राम से पहले एक वर्ड होता है इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन सबसे छोटा यूनिट है, फिर प्रोग्राम बनता है। मींस कई सारे इंस्ट्रक्शंस को मिला के हम प्रोग्राम बनाते हैं, और कई सारे प्रोग्राम्स को मिला के हम क्या बनाते हैं? सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम्स। यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम का क्या है? कलेक्शन होता है, जिसको हम सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। बस आपको इतना याद रखना है, ज्यादा डिटेल में थियरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस एक या दो लाइन का सेंटेंस आपको दिमाग में होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर होता क्या है। क्योंकि जब एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा तो घुमा फिरा के क्वेश्चन भी पूछ सकता है, बट एक्चुअल में उसकी डेफिनेशन आपको पता है तो आप उसका आंसर जरूर दे पाएंगे। आप सॉफ्टवेयर के टाइप की बात कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में कई टाइप होते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर हो गया, तो सॉफ्टवेयर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको किसी खास काम को करने के लिए बनाया जाता है, जैसे कि आपका एमएस ऑफिस, लिब्रे ऑफिस, फोटोशॉप, कोरल ड्रा, टैली, ये सब क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगर आप इनको माइंड में रखेंगे, जैसे कि एमएस ऑफिस का काम क्या होता है? ऑफिस के जो डॉक्यूमेंटेशन होते हैं उसको ऑटोमेट करने के लिए, मींस आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स बनाने की फैसिलिटी मिलती है। टैली एक ऐसा एप्लीकेशन है जो कि अकाउंटिंग से रिलेटेड चीजें मैनेज करता है।
अगर हम फोटोशॉप की बात करें तो फोटो एडिटिंग में इसका इस्तेमाल होता है, मींस कहीं ना कहीं इनका स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिसको किसी खास काम को करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा यहाँ पे देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम को मैनेज, प्रोसेस या मेंटेन करने में इस्तेमाल किया जाता है। मैनेज, प्रोसेस या फिर मेंटेन करने में इसका इस्तेमाल करते हैं। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर की और भी टाइप होते हैं, जैसे कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हो गए, प्लस इसमें जो ड्राइवर्स होते हैं वो भी इसकी कैटेगरी में आते हैं। तो इसको कुछ और सब कैटेगरी में डिवाइड किया गया, आगे हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे, बस जस्ट यहाँ पे एक ओवरव्यू देख लीजिए। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे सिस्टम में कुछ ना कुछ एडिशनल फंक्शनलिटीज प्रोवाइड करने के लिए, फीचर्स प्रोवाइड करने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि या सिस्टम को मेंटेन करने में भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है, या आपके सिस्टम को सिक्योर करने के लिए जो टूल यूज होते हैं वो सब क्या आएंगे, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आएंगे, और ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो भी आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर, जैसे कि जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करना, जैसे मान लीजिए हमने एक पाइथन में कोड लिखा, पाइथन में हमने कोड लिखा हुआ है, इस कोड को मशीन तो समझ नहीं पाएगा क्योंकि मशीन 0 1 के फॉर्म में चीजें समझता है। तो यहाँ पे एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर होगा जो मशीन कोड में इसको चेंज कर देगा, 0 1 के फॉर्म में चेंज कर देगा कंटेंट को। तो ये जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर आप सॉफ्टवेयर होते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आएंगे, जैसे कि इंटरप्रेटर हो गया, असेंबलर हो गया, या फिर कंपाइलर, ये सब क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। प्लस ड्राइवर, अब ये ड्राइवर एक वर्ड आपने सुना होगा, जैसे मार्केट से आप प्रिंटर परचेज करते हैं तो प्रिंटर के साथ में आपको एक सीडी मिल जाती है, ड्राइवर सीडी, क्योंकि मान लीजिए प्रिंटर आपका एचपी ने बनाया है और आपका लैपटॉप डेस्कटॉप किसी दूसरे ब्रांड का है, किसी अदर मैन्युफैक्चरर का है, तो अब ये दोनों आपस में कैसे काम करेंगे, इनके बीच में कम्युनिकेशन कैसे होगा, ये कौन गाइड करता है, जो आपका ड्राइवर सॉफ्टवेयर होता है। सबसे पहले आप क्या करते हैं, उसको इंस्टॉल कर देते हैं अपनी मशीन पर, और इंस्टॉल करने के बाद क्या करते हैं, आप अपना प्रिंटर सिस्टम से कनेक्ट कर लेंगे। तो इसके अंदर जो ड्राइवर सॉफ्टवेयर होगा वो जो कनेक्टेड प्रिंटर है वो किस स्पीड में डेटा प्रोसेस करता है, उसको किस फ्रीक्वेंसी में डेटा चाहिए, ये सारी चीजें ड्राइवर मैनेज करता है और हमारे प्रोसेसर को गाइड करता है कि ये डिवाइस इस तरह से काम करता है। और फिर प्रोसेसर ड्राइवर का इस्तेमाल करते हुए उस मशीन को यूज कर लेता है, मीन्स उसको काम करने के लिए रेडी करता है। तो जो ड्राइवर सॉफ्टवेयर आते हैं वो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो दो तरह के सॉफ्टवेयर हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और सिस्टम सॉफ्टवेयर के कई सारे सब टाइप्स भी होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में दिया गया है, हालांकि ये सारी चीजें आप जानते होंगे, जैसे कि एमएस ऑफिस हो गया या फोटोशॉप हो गया, ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। इसी तरह से यहाँ पे देखिए ऊपर इंटरनेट ब्राउजर जैसे क्रोम हो गया या मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ये सब क्या हो जाएंगे, ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। टैली भी आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, पेज मेकर या कोरल ड्रा, ये भी आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे कि मैंने बताया, कहीं ना कहीं आपके सिस्टम को चलाने, कंट्रोल करने, मॉनिटर करने, प्लस उसको मेंटेन करने के लिए सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। इसमें आएंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर को, जैसे कि मैंने बताया, वहां पे 3 4 पार्टों में डिवाइड किया गया, बट इसके कुछ टेक्निकल टर्म्स होते हैं, जैसे कि सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम्स। सिस्टम मैनेजमेंट मीन सिस्टम को मैनेज करने वाले जो टूल्स हैं जो सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं उनको हम सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम के नाम से जानते हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, या एंटीवायरस हो गया, या डिस्क कंप्रेशन हो गया, या डिस्क फ्रेगमेंटर हो गया। अब देखो डिस्क कंप्रेशन क्या हो गया, डेटा को कंप्रेस कर देता है। कई बार क्या होता है, डेटा
हमारी स्पेस से ज्यादा हो जाता है तो उसको हम कुछ एक लिमिट तक डेटा कंप्रेस करके अपनी डिस्क पर रख सकते हैं। तो डेटा कंप्रेशन के लिए जो टूल इस्तेमाल होते हैं वो क्या होंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर आएंगे। और सिस्टम सॉफ्टवेयर में किस कैटेगरी में आएंगे, सिस्टम मैनेजमेंट एप्लीकेशन या प्रोग्राम्स में। इसके बाद यहाँ पे देखिए डिस्क फ्रेगमेंटर, ये हमारे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में एक यूटिलिटी है, एक प्रोग्राम है, एक टूल है, जो क्या करता है, डिस्क को डिफ्रेक्ट कर देता है। इसका काम क्या होता है, जैसे आपका ये हार्ड डिस्क है, इसमें जब भी हम कोई डेटा राइट करते हैं तो कहीं ना कहीं इधर उधर कहीं भी जहां भी स्पेस मिलता है वो राइट करता रहता है। एक ऐसा टाइम आता है कि यहाँ पे स्पेस तो काफी है, बट डेटा नया स्टोर करने के लिए यहाँ पे स्पेस नहीं बचा। मान लीजिए एक फाइल स्टोर करनी में 100 MB की, और यहाँ पे इकट्ठे कहीं पर भी 100 MB नहीं है, जबकि अगर हम पूरे स्पेस की बात करें तो हो सकता है इसमें 400 MB अभी स्पेस बचा हुआ है, बट इकट्ठे कहीं पे ऐसा स्पेस नहीं है जिसमें 100 MB का डेटा स्टोर किया जा सके। तो उस केस में क्या होता है, एक डिस्क डिफ्रेगमेंटेड टूल होता है जिसको हम चलाते हैं। ये क्या करेगा, हमारी हार्ड डिस्क में जो डिस्क होती है उसमें डेटा एक सीक्वेंस में लगा देगा, इस तरह से कैटेगरी वाइज, जैसे पीडीएफ फाइल जितनी है एक साथ लगा देगा, डॉक फाइल जितनी है एक साथ लगा देगा। तो इससे क्या होगा, जो यहाँ पे इधर उधर पड़ा हुआ स्पेस था वो आपको इकट्ठे मिल जाएगा। तो इससे दो बेनिफिट होते हैं, एक तो आपके पास स्पेस निकल के आ जाता है, दूसरा इस टाइप के बिखरे हुए डेटा को रीड करने में टाइम लगता है सिस्टम को, क्योंकि हो सकता है एक फाइल यहाँ पे है, फिर एक फाइल यहाँ पे है, दूसरी फाइल यहाँ पे है। तो इसको हेड का मोमेंट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा डेटा एक्सेस करने का टाइम बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, सीक्वेंस में सारा डेटा लगा हुआ है, तो हेड मोमेंट कम हो जाएगा, मींस हमारी एक्सेस स्पीड बढ़ जाएगी, तो डेटा जल्दी से हमारे प्रोसेसर तक पहुंचेगा। प्लस आपको यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा स्पेस भी मिल जाएगा, क्योंकि इधर उधर बिखरा हुआ जो स्पेस था वो अब आपको इकट्ठे मिल जाएगा। तो जो डिस्क डिफ्रेगमेंटेड टूल होता है उसका यही काम होता है। प्लस इसमें देखिए बैकअप यूटिलिटी होती है। बैकअप यूटिलिटी वो टूल्स या सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे सिस्टम में बैकअप लेते हैं। जैसे आप चाहते हो कि आपके सिस्टम में जो डेटा स्टोर्ड है, ऐसा ना हो कि सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हमारा डेटा पूरा डिलीट हो जाए या डिस्ट्रॉय हो जाए, तो आप उसका बैकअप लेके किसी दूसरी डिवाइस में सेव करके रख लेते हैं। जैसे आप डीवीडी सीडी राइट कर लेते हैं, या फिर एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव पे हम डेटा बैकअप ले लेते हैं। तो ये टूल क्या करते हैं, आपको हेल्प करते हैं ऑटोमेट करने में। आमतौर पे डेटा बैकअप लेना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, मैनुअली वो फाइल को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। बट अगर आपको डेली बैकअप लेना होगा तो कई बार क्या होगा, डेटा अगर बहुत है तो आप ये कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा डेटा हमने इसमें बैकअप लिया है और कौन सा नहीं लिया है। तो उसके लिए क्या होता है, बैकअप टूल होते हैं, ये चेक कर लेते हैं कौन सी नई फाइल बनी है, वो फाइल आपके हार्ड डिस्क में चली जाएगी, बाकी सारी फाइल्स नहीं जाएंगी। तो ये भी होता है। डिस्क ड्राइवर्स, ये भी एग्जाम्पल होता है सिस्टम मैनेजमेंट एप्लीकेशंस का या प्रोग्राम का। नेक्स्ट देखिए डेवलपिंग सॉफ्टवेयर। डेवलपिंग सॉफ्टवेयर में क्या आता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं जिनको यूज करके हम टूल्स या सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। इसमें कंपाइलर हो गया, इंटरप्रेटर है या असेंबलर, ये सभी किसमें आते हैं, ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं, डेवलपिंग टूल्स हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर देखिए यहाँ पे कौन कौन सा है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में कई सारे एग्जांपल्स आपको दिख जाएंगे। इसमें देखिए वायरस हो गया, सिस्टम स्कैनर, वायरस स्कैनर या एंटीवायरस, डिस्क डिफ्रेगमेंटर, सिस्टम मॉनिटर, फाइल मैनेजर, ये सब किस में आते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आते हैं। फाइल मैनेजर, जैसे आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन करते हैं तो आप अपने माई कंप्यूटर पे जाते हैं, वहां पे जो फाइल्स ओपन करने का जो विंडो मिलता है या टूल मिलता है वो क्या है, फाइल मैनेजर, जहां से आप अपने हार्ड डिस्क में स्टोर्ड फाइल तक पहुंच सकते हैं। उसके लिए किसका इस्तेमाल होता है, फाइल मैनेजर का। सिस्टम मॉनिटर जो टूल होता है वो क्या करता है, वो ये दिखाता है कि आपके प्रोसेसर का इस्तेमाल कितना हो रहा है, कितने परसेंट आपका प्रोसेसर इस्तेमाल हो रहा है, कितने परसेंट आपका रैम इस्तेमाल हो रहा है, कितना हार्ड डिस्क इस्तेमाल हुआ है, नेटवर्क की स्पीड क्या है या इंटरनेट की स्पीड क्या है, ये सारी चीजें आपके सिस्टम की मॉनिटर करता है। तो ये सिस्टम मॉनिटर एप्लीकेशन हो गए जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो कैटेगरी हैं, बट यहाँ पे सॉफ्टवेयर को दो और पार्ट में डिवाइड किया गया, ओपन सोर्स और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर।
ओपन सोर्स वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको आप फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लिए हमें कोई पैसा देना नहीं होता है, मीन्स इसका लाइसेंस परचेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उसको हम बोलते हैं ओपन सोर्स। और प्रोप्राइटरी वो सॉफ्टवेयर या टूल्स होते हैं जिनको यूज करने के लिए आपको इसका लाइसेंस परचेज करना पड़ता है, मीन्स इसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। कई सारे एग्जांपल हैं, जैसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें से ओपन ऑफिस हो गया या लिब्रे ऑफिस हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, लाइनक्स हो गया, उबंटू हो गया, क्रोम ब्राउजर हो गया, ये सब क्या है, ओपन सोर्स है, फ्री है, इनको आप फ्री में इस्तेमाल कर सकते हो। इनका जनरल पब्लिक लाइसेंस होता है, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। इसकी एक और खास बात होती है जो कि हमारे प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में नहीं होती है। खास बात क्या है? पहली बात तो ये फ्री है, दूसरा इसके साथ में आपको सोर्स कोड मिल जाता है। क्या मिलता है? सोर्स कोड, जिसमें उस एप्लीकेशन को डेवलप किया गया होता है। तो अगर आप प्रोग्रामिंग का नॉलेज रखते हैं, मान लीजिए आपने ओपन ऑफिस डाउनलोड किया, इसका आपको कोड भी मिल जाएगा, इंटरनेट पे कोड मिल जाएगा पूरा जिसमें इसको बनाया गया है। तो अगर आप प्रोग्रामिंग का नॉलेज रखते हैं तो आप इसके कोड में कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं, कुछ नए फीचर्स इसमें बना सकते हैं, या फिर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें बदलाव भी कर सकते हैं। तो ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे कि एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ओपन सोर्स है, हालांकि गूगल के अंडर गाइडेंस में इसमें डेवलपमेंट होता है, बट ये ओपन सोर्स है और इसी वजह से हर कंपनी इसका इस्तेमाल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। और ओपन सोर्स की एक और खास बात होती है, इसको आप पर्सनल पर्पज से इस्तेमाल तो कर ही सकते हैं, प्लस इसको आप चाहें तो कॉमर्शियल पर्पज से भी इन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। कॉमर्शियल पर्पज से भी आप इसका इस्तेमाल फ्री में कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए सैमसंग, सैमसंग क्या करता है? सिर्फ हार्डवेयर डिजाइन करता है, अपने मोबाइल का हार्डवेयर डिजाइन करता है, और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज करता है? एंड्रॉइड। और एंड्रॉइड क्या है? पब्लिक लाइसेंस है, मींस ओपन सोर्स है। तो ये सैमसंग अपने डिवाइस के साथ में एंड्रॉइड को भी बेच रहा है, मींस ये कॉमर्शियल पर्पज से भी इसका इस्तेमाल हो रहा है, ये अलाउड होता है इसमें। दूसरा जो होता है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं, इनको यूज करने के लिए आपको लाइसेंस परचेज करना पड़ेगा अगर आप लीगल तौर पे इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एमएस ऑफिस प्रोप्राइटरी है, ये पेड टूल होता है। कोरल ड्रा, एडोब फोटोशॉप, टैली, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ये सब क्या है? प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं। इनको यूज करने के लिए आपको इसका जेन्युइन लाइसेंस परचेज करना पड़ेगा, अदरवाइज आप कहीं ना कहीं किसी केस में फंस सकते हैं अगर आप इसका किसी भी तरीके से पायरेटेड वर्जन इस्तेमाल करते हैं। ये हो गए प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है? कंपनी ने जो बना के आपको दे दिया, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने एक विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया और जो भी बना के दे दिया आप किसी भी डिवाइस में यूज करते हैं, जैसे आप एचपी के लैपटॉप में यूज करेंगे या फिर आप डेल के लैपटॉप में विंडो 11 या 10 यूज कर रहे हैं, मान लीजिए आप विंडो 10 यूज कर रहे हैं, तो आप देखेंगे जो एचपी के ऑपरेटिंग सिस्टम मींस लैपटॉप में या डेस्कटॉप में आपको जो विंडो 11 मिल रहा है उसमें सेम तरह का लेआउट, सेम तरह के फीचर्स मिलते हैं। वही ऑपरेटिंग सिस्टम आपको डेल में भी सेम उसी तरह से मिलेगा, इसमें कोई भी कस्टमाइजेशन अलाउड नहीं होता है, क्योंकि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? प्रोप्राइटरी है। ये कंपनी जिस तरह से बना के देती है वैसे आपको यूज करना है, और इसका सोर्स कोड भी आपको नहीं मिलता है, तो आप इसमें कस्टमाइजेशन नहीं कर पाएंगे। बट आपको पता है कि एंड्रॉइड क्या है? ओपन सोर्स है, फ्री है। तो अगर आप रियलमी का एक फोन खरीदते हैं, एक सैमसंग का फोन खरीदते हैं, एक एमआई का फोन खरीदते हैं, एक आप ओप्पो का फोन खरीदेंगे, वीवो का आप एक फोन खरीदिए, और सब में मान लीजिए एंड्रॉइड का सबसे लेटेस्ट वर्जन पड़ा है, तब भी आप देखेंगे कि वहां पे यूआई जो होता है, जो आपको दिखता है स्क्रीन पर, जो यूआई है वो सभी फोन का डिफरेंट मिलेगा, चेंज मिलता है। हर एक फोन में आप देखेंगे, हर एक ब्रांड में देखेंगे उसका यूआई चेंज मिलता है। क्यों चेंज मिलता है? क्योंकि एंड्रॉइड क्या है? ओपन सोर्स है। हर कंपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसमें कुछ बदलाव करके एक नया यूआई बना देता है और उसके साथ में आपको दे देता है। बैकएंड में क्या चल रहा है? एंड्रॉइड चल रहा है। तो एंड्रॉइड ये क्या करते हैं? अपने हिसाब से उसमें कुछ कस्टमाइजेशन कर लेते हैं ताकि एक अपना अलग लुक एंड फील आए। तो इसी वजह से एंड्रॉइड के हर एक फोन में आप देखते होंगे जैसे ब्रांड चेंज होगा उसका यूआई भी आपको डिफरेंट मिलेगा, जबकि सभी में एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा होता है। तो बस ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आज की क्लास में हम
डिस्कस कर रहे थे, और यहाँ से आपके असाइनमेंट्स आपको मिलेंगे। जैसे कि प्रीवियस क्लास में हमने असाइनमेंट दिया था, सेम वैसे ही आज की क्लास में भी कुछ क्वेश्चंस हमने दिए हैं एज असाइनमेंट, और इनके जो आंसर्स हैं वो आपको लास्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये असाइनमेंट आपका असाइनमेंट नंबर 2 है। इसमें जो भी क्वेश्चंस दिए गए उनके आंसर्स हैं उसको आप पहले खुद से सॉल्व करिए, क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, फिर इसमें लास्ट में आंसर ऐड किए गए हैं उसे आप मैच करा लीजिएगा कि आपके आंसर सही हैं या नहीं। ठीक है, तो बस आज की इस क्लास में इतना ही। आप सब जल्दी से बताइए आज की क्लास कैसी लगी। और अभी इंट्रोडक्शन पार्ट जो हमारा है, इस पूरे सिलेबस का इंट्रोडक्शन पार्ट में फर्स्ट क्लास हमारी जो हुई थी और आज हमारी सेकंड क्लास है। इन 2 क्लासेस में हमने जितना भी फंडामेंटल पार्ट था, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर वाला पार्ट था, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। और नेक्स्ट जो हमारी अगली क्लास होने वाली है, उसमें हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट करेंगे, जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। तो इसमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में हम विंडो 10 और 11 दोनों पे बेस्ड चीजें डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो 10 और 11 पे बेस्ड होंगे। हालांकि इनमें ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, तो विंडो 10 और 11 को ध्यान में रखते हुए पूरा प्रैक्टिकल सेशन होगा और वन बाय वन सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जो कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड है। तो जल्दी से बताइए आज के चैट सेक्शन में आज की क्लास कैसी लगी, आप सभी का जो भी फीडबैक है प्लीज। ओके, ठीक है, तो आज की इस क्लास को बस यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।